Umbilical cord, two umbilical arteries return deoxygenated blood from the fetal internal iliac arteries to placenta. हम्म, One सही। umbilical vein supplies the oxygenated blood from placenta to fetus, drain into the IVC via the liver or via the ductus venosus. ठीक है, तो आपके पास दो umbilical arteries है जो कि deoxygenated blood रिटर्न कर रही हैं इंटरनल आइलिक आर्टरी जी से। जी जी। और अब ये इंटरनल आइलिक आर्टरीज हमें पता होना चाहिए कि अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो इंटरनल आइलिक से जी। निकल रही है। और ओके। ओके। वन अम्बिलिकल वेन जो सप्लाई कर रहा है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द प्लेसेंटा टू फीटस, और ड्रेन कर रहा है आईवीसी में वाया द लिवर वाया डक्टस फिनोसिस। Single umbilical artery to vessel cord is associated with congenital and chromosomal anomalies. Umbilical arteries and veins are derived from allantois. अच्छा, डॉक्टर साहब, आपको डिप्लोमा में से कौन सी चीज मुश्किल लगती है, जो आपको लगता है कि ये बकवास है या फिर आपको समझने में मुश्किल होती है, सब कौन सा टॉपिक है? पता नहीं मैंने इस तरह तो अम, है, मतलब कुछ टॉपिक होते हैं हर एक चैप्टर में ना। अम्बिलिकल कॉर्ड के बाद है यूरेकस, सही है। और ठीक है। यूरेकस आप रीड दे दें इसको और आगे जाते जाएंगे। ठीक है। ठीक है, यूरेकस एनाटॉइस forms from hindgut and extends into urogenital sinus. Anatoids becomes with the uricus and conduct between fetal bladder and umbilicus. ये basically anatoids जो है fetal उसमें umbilicus से लेके, सॉरी, ब्लैडर से लेके umbilicus तक एक पूरी डक्ट होती है, एलेंटॉइस। ठीक है, हम्म। बाद में यूरेकस बन जाती है। फेलियर ऑफ यूरेकस टू इन्वॉल्यूट, अब देखिए ये बेसिकली डक्ट थी ना, अब ये यूरेकस जो डक्ट है अगर ये इन्वॉल्यूट ना हो तो हमारे पास अम्बिलिकस और ब्लैडर के दरमियान कनेक्शन बना हुआ होगा, तो अम्बिलिकस से यूरिन आ सकता है। तो वो उन्होंने बताया फेलियर ऑफ यूरेकस टू इन्वॉल्यूट कैन लीड टू एनोमलीज दैट में इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी, एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क बढ़ सकता है इफ नॉट ट्रीटेड। obliterated uricus is represented by the median umbilical ligament। नॉर्मली क्या होता है, ये जो होता है कोलैप्स हो जाता है और एक तरीके से ऑब्लिटरेट हो जाता है और मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बन जाता है बिटवीन अम्बिलिकस एंड ब्लैडर आफ्टर बर्थ, व्हिच इज कवर्ड बाय मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। और इसको कवर किया होता है मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड। ठीक है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट एलेंटॉइस यूरेकस बनाएगा, यूरेकस से फिर हमारे पास मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बन जाएगा, और अगर अगर ये लेट्स सपोज नहीं होता इन्वॉल्यूट तो हमारे पास ब्लड कार्सिनोमा का रिस्क होता है। अब पेटेंट यूरेकस होगा तो टोटल फेलियर ऑफ यूरेकस टू ऑब्लिटरेट, अगर बिल्कुल भी ऑब्लिटरेट नहीं हुआ, जैसे उन्होंने देखिए एक नॉर्मल दिखाया है जो मीडियम अम्बिलिकल लिगामेंट है, फिर उन्होंने दिखाया कि बिल्कुल भी पेटेंट है, मतलब पूरे की पूरी डक वैसे की वैसे पड़ी है, तो उससे क्या होगा, यूरिन डिस्चार्ज फ्रॉम अम्बिलिकस, यूरिन आएगा अम्बिलिकस से। फिर यूरेकल सिस्ट में क्या होता है कि पार्शियल फेलियर है, मतलब शुरू से और एंड से होगी लेकिन दरमियान से नहीं हुई, तो ये सिस्ट टाइप बन जाएगी। पार्शियल फेलियर ऑफ यूरेकस टू ऑब्लिटरेट फ्लूइड फिल कैविटी लाइन बाय यूरो एपिथेलियम, वही ब्लैडर वाली एपिथेलियम होगी इसमें बिटवीन अम्बिलिकस एंड ब्लैडर। सिस्ट कैन बिकम इन्फेक्टेड एंड प्रेजेंट एज पेनफुल मैस बिलो अम्बिलिकस, तो अम्बिलिकस के बिल्कुल नीचे अगर इन्फेक्टेड होगी ना, तो इसके अंदर पस या फिर फ्लूइड कोर्स एक्युमुलेट हुआ होगा, तो उसकी वजह से ये मैस में फील होगा। ठीक है, फिर तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है, वेजिको यूरेकल डायवर्टिकुलम, स्लाइट फेलियर ऑफ द यूरेकस टू ऑब्लिटरेट, जिसकी वजह से आउट वॉशिंग ऑफ ब्लैडर। अब शुरू वाली जो जगह थी ब्लैडर से जो कनेक्शन शुरू हो रहा था, वो थोड़ा सा शुरू वाला ऑब्लिटरेट नहीं हुआ, तो इसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन यानी कि ब्लैडर थोड़ा सा आउट वॉशिंग हो जाएगी, ब्लैडर की इसको कहते हैं वेजिको यूरेकल डायवर्टिकुलम, डायवर्टिकुला बन जाएगा बेसिकली। कोई भी आउट वॉशिंग को उसको डायवर्टिकुला कहते हैं ना, इसलिए इसका डायवर्टिकुलस नाम है। फिर उसके बाद विट्रिलाइन डक्ट होती है, इसको फैलो मेजेंट्रिक डक्ट भी कहते हैं। कनेक्ट द योक सैक टू मिडगट ल्यूमन। ठीक है, योक सैक और मिडगट मिडगट ल्यूमन को सॉरी, योक सैक को और मिडगट ल्यूमन को ये कनेक्ट करती है। ओब्लिटरेट ड्यूरिंग द वीक 7 ऑफ डेवलपमेंट, वीक 7 में ओब्लिटरेट हो जाती है विट्रिलाइन डक्ट। अब अगर पेटेंट विट्रिलाइन डक्ट होगी तो टोटल पीरियड ऑफ विट्रिलाइन डक्ट ओब्लिटरेट, जिसके से मेकोनियम डिस्चार्ज होगा, क्योंकि अब ये गट से कनेक्टेड है ना, तो वहां से मेकोनियम आएगा। अब ये देखिए उन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है, ये गट है, अम्बिलिकस है, अगर ये कनेक्शन नहीं है तो इसका मतलब नॉर्मल। अब लेकिन अगर ये अम्बिलिकस के साथ कनेक्टेड है, इसको विट्रिलाइन फिस्टुला कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी फिस्टुला वही होता है ना कि नॉर्मल कनेक्शन होता है जो, तो ये विट्रिलाइन फिस्टुला हो जाएगा। फिर होता है एक मैक्रो डायवर्टिकुलम, जिसमें एंड वाला एरिया और अम्बिलिकस के पास वाला
वो तो ओब्लिटरेट हुआ है, लेकिन शुरू से आउट पाउचिंग जो है वो ओब्लिटरेट नहीं हुई, इसलिए इसका नाम डायवर्टिकुलम हो जाएगा, मैक्टल डायवर्टिकुलम कहते हैं। जब विटलाइन टक्का उन्होंने बताया कि पेटेंट होती है टोटल फेलियर ऑफ ट्रेंड टू ओब्लिटरेट वॉल्यूम डिस्चार्ज फ्रॉम अम्ब्लिकस विटलाइन टक्स दिस पार्शियल फेलियर ऑफ द विटलाइन टक्स टू ओब्लिटरेट जिसकी वजह से वॉल्वुलस करंट ज्यादा होते हैं, स्लाइट फेलियर ऑफ द विटलाइन टक्स टू ओब्लिटरेट मैक्टल डायवर्टिकुलम में, आउट पाउचिंग ऑफ द इलियम टू डायवर्टिकुलम एरोज इन बी। डी में देखिए उन्होंने दिखाया है कि ट्रू डायवर्टिकुलम में, ट्रू डायवर्टिकुलम वो होता है जिसमें तीनों गट की वॉल्स होती हैं वो आउट पोर्शन बनाए। फॉल्स डायवर्टिकुलम वो होता है जिसमें कोई एक वॉल है, यानी वॉल के तीन होते हैं, तीन लेयर्स होती हैं, अगर तीनों की तीनों लेयर्स डायवर्टिकुलम बनाएंगे तो ट्रूथ है। फॉल्स में क्या होता है, एक लेयर या दो लेयर आ रही होती है, तीनों नहीं डायवर्टिकुलम बना रही होती है, इसको फॉल्स डायवर्टिकुलम कहते हैं। अब ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, मे हैव हेट्रोट्रॉपिक गैस्ट्रिक और पैनक्रियाटिक टिश्यू, इसके अंदर गैस्ट्रिक या पैनक्रियाटिक टिश्यू हो सकता है, इसकी वजह से मेलिना होगा, ब्लैक स्टूल्स होंगे, हेमाटोकेजिया ब्लड आ सकता है और एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ठीक है, ये इसमें कंडीशन हो सकती है मैकल डाउन की। सही। वीक 7 पेज, तो ये हो गया यूरेकस और विटलाइन डक्ट। उसके बाद फेरिंजियल apparatus है composed of pharyngeal brachial clefts and arches and pouches। अब ये डायग्राम देखते हैं, आपने हमारा डायग्राम दिखाई है, हमारे पास नॉर्मली जो होता है ना फेरिंजियल आर्चेस, फेरिंजियल apparatus में हमारे पास पाउचेस जो होते हैं, सॉरी फेरिंजियल फ्लोर है, पाउच दिखाए हुए हैं और आर्चेस दिखाए हैं। यानी कि देखिए क्लेफ्ट्स क्या है बेसिकली, ये जो इनके दरमियान में इंडेंटेशन है ना जो सेपरेट करी है सबको, दैट इज क्लेफ्ट। ठीक है, जो सेपरेट करी है एक्टोडर्म से बनी है क्योंकि सबसे आउटर लेयर है। ठीक है, क्लेफ्ट ये ग्रुप दिखाया हुआ है। उसके बाद जो आर्चीज होती हैं, ठीक है, दरमियान में जो दिखाया हुआ है आर्चीज मतलब इन दोनों के अंदर वाली जगह, फिर आर्चीज होती है मेसोडर्म से बनी है, मिडल लेयर है, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है विच आर पाउचेस, पाउचेस बनाते हैं एंडोडर्म से, मतलब एक्टो मीजो एंडो, इस तरह क्लेफ्ट आर्च पाउचेस जैसे पूरा स्ट्रक्चर बना है। अब ना पांच टोटल 6 होती हैं, जिनमें से 5वीं जो होती है वो ऑब्लिटरेट हो जाती है, वो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाती, इसलिए 1 2 3 4 और फिर इसके 6 काउंट करते हैं हम। 1 वाली में देखिए इन्होंने दिखाया हुआ है कि जो आर्चीज होती है ना उसके अंदर कार्टिलेज, नर्व, आर्टरी, मसल, इस तरह के स्ट्रक्चर डिफरेंट मसल्स को डिफरेंट नर्व्स को जो होती हैं बनाती हैं। ये सारी आगे हम डिटेलिंग की पढ़ेंगे कि क्लेफ्ट से क्या बनता है, आर्चीज से क्या बनता है और पाउचेस से क्या बनता है। अब ये ऊपर से पढ़ते हैं, कंपोज्ड ऑफ फेरिंजियल ब्रेकियल क्लेफ्ट्स, आर्चीज एंड पाउचेस। फेरिंजियल क्लेफ्ट्स ड्राइव फ्रॉम एक्टोडर्म क्योंकि सबसे बाहर है, ये आल्सो कॉल्ड फेरिंजियल ग्रूव्स। फेरिंजियल आर्चीज ड्राइव फ्रॉम मेसोडर्म, मसल, आर्टरीज, न्यूरोक्रस्ट, बोन्स, कार्टिलेज, ये सब चीजें आर्चीज में जो बड़े स्ट्रक्चर उनसे बनती हैं। फिर फेरिंजियल पाउचेस होते हैं वो एंडोडर्म से ड्राइव होते हैं। ठीक है, अब फेरिंजियल आर्च क्लेफ्ट की डेरिवेटिव्स बताया मैं, प्लस फर्स्ट क्लेफ्ट डेवलप्ड इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। पहले वाला क्या बनाएगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर। सेकंड थ्रू फोर क्लेफ्ट्स फॉर्म टेम्परेरी सर्वाइकल साइनसेस, यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ ये टेम्परेरी सर्वाइकल साइनसेस बनाते हैं व्हिच आर ऑब्लिटरेटेड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सेकंड आर्च मेसेनकाइम, बाद में वो ऑब्लिटरेट हो जाते हैं सर्वाइकल साइनसेस। फेरिंजियल क्लेफ्ट सिस्ट, persistent सर्वाइकल साइनस, अगर ये सर्वाइकल साइनस में से कोई एक साइनस ऑब्लिटरेट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, सर्वाइकल साइनस सिस्ट बना देता है। फेरिंजियल क्लेफ्ट सिस्ट को जिसको कहते हैं persistent सर्वाइकल साइनस presents as a lateral neck mass anterior to the sternocleidomastoid, क्योंकि वेस्टेरिस वहीं पे होता है ना, तो हमारी जो गर्दन वाला जितना एरिया यही फेरिंजियल आर्चीज वो छोड़ी होती है यहाँ पे। अगर इनमें से कोई एक साइनस ऑब्लिटरेट नहीं होगा तो उन्हें लेटरल नेक मैस फील होगा कोई। क्लेफ्ट से बना है ना, क्लेफ्ट तो लेटरली पड़ा है हमारे पास है ना, ऐसी है ना, सही। क्लेफ्ट लेटरली है, फिर सेंटर में आर्चीज है, दरमियान में सबसे ज्यादा फ्लोर है या पाउचेज। अब क्लेफ्ट का कोई भी डेरिवेटिव अगर ऐसी जो ऑब्लिटरेट हो रही थी नहीं हुई तो वो लेटरल नेक पे हमें मैस फील होगा, वही इन्होंने बताया हुआ है कि persistent cervical sinus presents as a lateral neck mass anterior to sternocleidomastoid that does not move with swelling। जो वो होती है थायरोग्लोसल सिस्ट होती है, वो सिस्ट डर्डम सिस्ट होती है, वो हमारे पास टंग के इंफीरियर अटैच होती है और ऊपर से वो सेंट्रल होती है और स्वेलिंग के साथ मूव करती है, लेकिन ये होगा भी लेटरली और स्वेलिंग के साथ मूव भी नहीं करेगा, ये इनका डिफरेंस हो गया। ठीक है, सही। अगर थायराइड ग्लैंड सेंटर में है ना तो थायरोग्लोसल ड्रग से सेंट्रल होगी, मिडलाइन मैस होगा, स्वेलिंग के साथ मूव करेगा। ये लेटरल नेक मैस है क्योंकि क्लेफ्ट लेटरल साइड पे होती है और ऊपर से स्वेलिंग के साथ मूव भी नहीं करता, ये दोनों का डिफरेंस है। अब इन्होंने फेरिंजियल क्लेफ्ट की डेरिवेटिव्स बताए हैं, अब हम बात करते हैं आर्चेस। आर्चेस के क्या क्या डेरिवेटिव्स होते हैं, अभी तक मेन इसमें नहीं पढ़ा है कि क्लेफ्ट जो है एक ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं फर्स्ट, जो कि क्या बनाते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, बाहर वाली स्ट्रक्चर है एक्टोडर्म से बनने की। बाकी की जो स्ट्रक्चर है, बाकी वो सर्वाइकल साइनसेस ऑब्लिटरेट हो जाती हैं सेकंड थर्ड फोर्थ वाली। अब हम आर्चेस की बात करते हैं। फर्स्ट फेरिंजियल आर्च क्या बनाएंगे, फर्स्ट फेरिंजियल, अब जिन्होंने ऊपर से निमोनिक बताया है कि व्हेन एट द रेस्टोरेंट ऑफ द गोल्डन आर्चेस चिल्ड्रन टेंड टू फर्स्ट च्यू
देन स्माइल एंड देन स्वेलो। मतलब मैंने कि देखिए आपको रेस्टोरेंट में गया है, पहले वो खाना चबाएगा, चबाएगा तो उसको टेस्ट अच्छा लगेगा तो स्माइल करेगा कि वाह खाना टेस्टी है। उसके बाद फिर वो खाना निगल जाएगा, स्वेलो। ठीक है, और सिंपली स्वेलो एंड देन स्पीक। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने फिर स्वेलो करने के बाद फिर वो क्या करता है, बोलता है कि तारीफ करता है खाने की। तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्टरीज में हमें क्या करना है, मैक्सिलरी प्रोसेस, जो होता है फर्स्ट फेरेंजियल आर्ट से बनेगा मैक्सिलरी प्रोसेस और मैंडिबुलर प्रोसेस, ये दोनों चीजें। अब इसमें मैक्सिलरी प्रोसेस में मैक्सिला ज़ाइगोमेटिक बोन्स होगी, क्योंकि पहले च्यू है ना, तो च्यू में मैक्सिला और मैंडिबल शामिल है। मैक्सिलरी प्रोसेस मैक्सिला ज़ाइगोमेटिक बोन, मैंडिबुलर प्रोसेस मैकल कार्टिलेज, मैंडिबुलम, मैलियस एंड इनगस एंड स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। जितने भी हमारे मैक्सिलरी और मैंडिबल के साथ साथ वाले स्ट्रक्चर हैं, वो हमारे पास फर्स्ट फेरेंजियल आर्ट से बने। ठीक है, ये आप किस चीज़ एमएमसीक्यू की हो रहे हैं बात कर रहे मैक्सिला। हैं? आर्च की बात कर रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, आर्च की बात करी। फर्स्ट एओर्टिक आर्च। देखिए फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, आप एओर्टिक पे क्यों पहुंच गए? अभी तो हम फेरिंग्स पढ़ रहे हैं ना। अच्छा। हम तो अभी तो हम लोगों ने फेरेंजियल क्लेफ्ट फेरेंजियल अपरेटस में अच्छा अच्छा, फेरेंजियल ठीक है क्लेफ्ट ठीक के है ठीक डेरिवेटिव है, हाँ पढ़े हैं हाँ, कि सही है। ये असल में मेरे मुख पे नीचे है ना थोड़ा, इस वजह से सही है। अच्छा, हाँ हाँ, मेरे पास पहले क्लेफ्ट के डेरिवेटिव है, फिर आर्च के हैं, फिर पाउच के हैं, पूरा फेरेंजियल अपरेटस के डेरिवेटिव बताए हैं, वही बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने फेरेंजियल आर्चेस में फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का बताया कि मैक्सिलरी प्रोसेस मैक्सिला ज़ाइगोमेटिक बोन बनाते हैं। ठीक है, मैंडिबुलर प्रोसेस में मैकल कार्टिलेज, मैंडिबल मेलियस एंड इनगस, ठीक है, जो इनर एयर वाली बोन्स हैं, और इसके अलावा स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट। हमने वो बात की ना कि पहले च्यू करेगा, फिर स्माइल करेगा, फिर स्वेलो और फिर स्पीक। जैसे खाना खा रहे होते हैं, च्यू करते हैं, खाना टेस्ट पसंद आता है, उस पर स्माइल करते हैं, उसके बाद फिर स्वेलो कर जाता है खाना, उसके बाद फिर बोलता है, खाने के बारे में तारीफ करता है। रेस्टोरेंट में नॉर्मली यही होता है। फर्स्ट फिनिशियल आर्ट में हमने सबसे पहले क्या किया, च्यू आएगा तो च्यू में आएगा मैक्सिलरी प्रोसेस और मैंडिबल प्रोसेस और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वो हमने याद करने हैं। अब मसल्स इन्होंने बताया कार्टिलेज ये हो गए हैं, मैक्सिला ज़ाइगोमेटिक बोन के मैक्सिलरी प्रोसेस मैंडिबुलर प्रोसेस के कार्टिलेज। मसल्स में क्या होगा, मसल्स में है मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, टेम्पोरालिस, मेसेटर, लेटरल एंड मीडियल टेरिगोइड्स। फिर है माइलोहायोइड, एंटीरियर वैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, टेंसर टेम्पिनाई, और इसके अलावा एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, टेंसर विलाई पैलेटी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्ट से बन रहे हैं। अब इसमें मैस्टिकेशन के मसल्स तो में नाम आते हैं, वो हो जाएंगे, माइलोहायोइड हो जाएगा, साथ एंटीरियर वैली हो जाएगी डाइगैस्ट्रिक की, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग हो जाएगा, टेंसर टेम्पिनाई एंड टेंसर विलाई पैलेटी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रट्टे लगाने पड़ेंगे ऑफ कोर्स थोड़े थोड़े। अब इसमें नर्व्स कौन से शामिल है, करेनियन नर्व नंबर B3 यानी कि मैंडिबुलर नर्व, क्योंकि अब वही चबाने में हेल्प कर रही होती है, तो मैक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो इसमें मैक्सिलरी आर्टरी होगी, और साथ ये क्या नाम है, करेनियल नर्व नंबर मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ये शामिल होगी। नोट्स में इन्होंने क्या बताया, फायर रॉबिन सीक्वेंस। इसमें अगर फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में कोई मसला होगा, इसकी डेवलपमेंट सही से नहीं होगी, तो फायर रॉबिन सीक्वेंस हो जाएगा, जिसमें मुंह छोटा होगा, माइक्रोफ्नेथिया, ठीक है, और इसके अलावा ग्लोसोप्टोसिस, और इसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, क्योंकि यही सब स्ट्रक्चर बन रहा है इससे। तो क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अच्छा, इसमें ना ग्लोसोप्टोसिस। मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी दोनों है, ठीक है। ठीक है, हाँ, इसमें मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, और मसल्स ऑफ मास्टिकेशन जो आपने बताई, जी जी। और साथ में ना मैक्सिलरी आर्टरी का कुछ पोर्शन भी है, ठीक है। ठीक है। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने फायर रॉबिन सीक्वेंस की बात करी थी मैं, कि अगर लेट्स सपोज फर्स्ट फेरेंजियल आर्ट सही से डिवाइड नहीं करती, तो उसमें फायर रॉबिन सीक्वेंस होता है, जिसमें माइक्रोग्नेथिया, ग्लोसोप्टोसिस, क्लेफ्ट पैलेट एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब चीजें हो ये सकती है। ये फेस से ग्लोसोप्टोसिस जो है रिलेटेड ना, ग्लोसोप्टोसिस, च्यूइंग से, हाँ जी, इसमें तो क्या च्यूइंग होता से है? रिलेटेड ही होंगी ना जी। मैं कह रहा हूँ ग्लोसोप्टोसिस में ये टंग का प्रॉब्लम होता है कि टंग की जो मूवमेंट्स है ना नॉर्मली या च्यूइंग के अगर दरमियान इसमें ना, होती हैं। इसमें अगर ये जो मैंडिबल है ना, अगर ये छोटा हो जाए ना, तो टंग जो है वो बैकवर्ड तरफ चला जाता है, फॉल्स बैक हो जाता है, और एयरवे को बंद कर देता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म है पियर्स रॉबिन ठीक है, का। ठीक है। और ट्रैकर स्कूलिन का, ट्रैचर स्कूलिन कॉलिन सिंड्रोम, इसमें ये है कि न्यूरल वो है, न्यूरल क्रैश डिसफंक्शन है ना, तो इसमें जाइगोमेटिक और जो मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया है ये होता है, और साथ में हेयरिंग लॉस है, है। और
एयरवे कंप्रोमाइज है। तो न्यूरल क्रस्ट डिस्फंक्शन ठीक है। में आर्च कार्टिलेज का डिस्फंक्शन है, ठीक है। तो फेशियल नर्व है और वो है, दोनों इन्वॉल्व है। उसके बाद है फिर ट्रेकियर कॉलन सिंड्रोम, ऑटोसोमल डोमिनेंट न्यूरल क्रस्ट डिस्फंक्शन, क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मलिटीज होंगी, zygomatic bone and mandibular hyperplasia होगा, hearing loss and airway compromise। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, न्यूरल क्रस्ट डिस्फंक्शन, क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मलिटीज अच्छा, लाइक एक zygomatic मिनट bone एक and मिनट एक mandibular मिनट, bone hyperplasia। हाँ मुझे हाँ। 1 मिनट दीजिएगा। ओके ओके। हेलो हेलो। जी जी। जी जी। हाँ, आप बात कर रही थी, सॉरी, दोबारा अगर सेकंड फेरेंजियल आर्च पढ़ते हैं हम लोग, और जी सेकंड फेरेंजियल आर्च में हमारे पास ये ट्रीचर रिचर्ड कोलिन सिंड्रोम कार्टिलेज। को नीचे तक क्यों लेके आए हैं? मतलब ये तो नोट्स में लिखा है कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है। ये इन्होंने बताया कि अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों डेवलप नहीं होंगी तो पायरोबिन सीक्वेंस और ट्रैकियर कॉलिन सीक्वेंस, ये इन दोनों की जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखिए ये हमारे पास आ रही है ना, हियरिंग लॉस वगैरह या ये सब चीजें, ये स्टेपीडियस वगैरह के जो मसल्स हैं उसकी वजह से होता है। अब ट्रैकियर कॉलिन सिंड्रोम में फर्स्ट के भी हैं क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मलिटीज, ये फर्स्ट फेरिंजियल आर्च की वजह से आएंगी, और हियरिंग लॉस या कॉम्प्रोमाइज सेकंड फेरिंजियल आर्च की वजह से आएगा। तो इन दोनों के डेवलपमेंट में अगर प्रॉब्लम होगा तो ट्रेकियर कॉलिन सिंड्रोम और पायर रॉबिन सिग्नल दोनों चीजें हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने दोनों में लिखा हुआ है। बेसिकली फर्स्ट और सेकंड की डेवलपमेंट खराब होगी तो ये दोनों चीजें हो सकती ठीक है। तो क्रेनियल 7 सेकंड फेरेंजियल आर्च में इन्वॉल्व है, और स्माइल से रिलेटेड वो है नर्व जो है वो सेकंड 7 नर्व है, और मसल ऑफ मास्टिकेशन, ये मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन में फेशियल नर्व है ना, तो वो जो स्माइल है। है उसके साथ इसका काम है। अच्छा, फिर मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन लाइक स्टेपिडियस स्टाइलोप्लेटिज्मा और पोस्टीरियर बेली और डाइगैस्ट्रिक, ठीक है। ठीक है। पे हमारे पास है रिचर कार्टिलेज स्टेप्स, स्टाइलाइड प्रोसेस, लेसर ऑन ऑफ हायोइड, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। अच्छा, फिर इसमें ना ये जो रिचर्ड कार्टिलेज है, तो ये फिर मतलब इन जगहों पे है, स्टेप्स में, स्टाइलाइड में और लेसर ऑन ऑफ हायोइड में। ये ऐसे ऐसे याद करने पड़ेंगे, स्टाइल स्टेपीज स्टेप्स में स्टाइलोइड प्रोसेस, लेसर हॉर्न ऑफ हायोइड एंड स्टाइलोहायोइड, स्टाइलाइड, स्टाइलोहायोइड, स्टेपीज, और साथ लेसर हायोइड लेसर सॉरी हॉर्न ऑफ हायोइड। देखिए इसको इस तरह याद करें, एक तो स्टाइलॉइड हो गया, एक हायोइड का लेसर हॉर्न हो गया, दूसरा दोनों को मिला के स्टाइलोहायोइड हो गया, ठीक है। सेकंड फ्रेंज स्टाइलॉइड, हायोइड, स्टाइलोहायोइड, ठीक है। सही है। इसको इस तरह स्टाइलॉइड, हायोइड, स्टाइलोहायोइड, ये हो गया इसमें। और बाकी इसके बीच से ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं सारे इसके। अब मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन में अब वही हमने जो पढ़ा, स्टाइलोहायोइड, स्टेपीडियस, जो ही दो हमने कार्टिलेज पढ़े थे उसी के मसल्स आ गए, स्टेपीडियस हो गया, ठीक है, स्टेप से, और स्टाइलॉइड प्रोसेस के आगे स्टाइलोहायोइड हो गया हमने जो पढ़ा। एंटीरियर को फर्स्ट फेरेंजियल आर्च बना दी थी और पोस्टीरियर बेली रह गई थी, वो सेकंड से बनेगा, पोस्टीरियर बेली और डाइगेस्ट्रिक, और साथ प्लेटिज्मा। सही है। इसको इस तरह याद करेंगे। अच्छा, और बाकी हमें पता ही है 7 नर्व होता है इसके अंदर, और स्टेपीडियल और हायोइड आर्टरी सेकंड फेरेंजियल आर्च में होता है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड फेरेंजियल आर्च। थर्ड फेरेंजियल आर्च जो होता है ना, हमने पढ़ा था एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से कट रही थी, लेकिन हमने पोस्टीरियर 1/3 तो नहीं पढ़ा। तो जो थर्ड आर्च होती है ना, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ आर्चेस, ये बाकी का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो बना रही होती है। अब इन्होंने बताया लेसर हायोइड हमने पढ़ लिया था ना, लेसर हॉर्न ऑफ हायोइड ऊपर पढ़ा था सेकंड से। अब उसका ग्रेटर हॉर्न रह गया था, तो ग्रेटर हॉर्न वाला भी इधर कार्टिलेज बनेगा, थर्ड वाला बना देगा उसको, ठीक है। सही है। तो ग्रेटर हॉर्न हो गया, और इसके अलावा स्टाइलोफेरेंजियस,
कॉमन स्टाइलोफेरेंजियस मसल्स होते हैं वो इससे बन रहे होते हैं, स्टाइलोफेरेंजियस, ठीक है, थर्ड फेरेंजियल आर्च से। और इसके अलावा करेनियल नर्व नंबर 9 जो होती है स्टाइलोफेरेंजियस, स्टाइलोफेरेंजियस के लिए होती है सेलो स्टाइलिश, इसी से याद रखना है आपने, स्टाइलोफेरेंजियस, करेनियल नर्व हम्म। नंबर 9 और ग्रेटर हायोइड और ग्रेटर हॉर्न ऑफ हायोइड जो रह गया, ये थर्ड काउंट है। फोर्थ एंड सिक्स में क्या होगा, अब इसमें सी वाले स्ट्रक्चर एरिटेनॉइड्स, क्रिकॉइड, कॉर्निकुलेट, जो जितने भी नीचे स्ट्रक्चर्स रहते हैं थायराइड के ऊपर और हायोइड के नीचे, वही वाले एरिटेनॉइड्स, क्रिकॉइड, कॉर्निकुलेट, यूनिफॉर्म, ये बिल्कुल थायराइड के ऊपर पड़े हैं सारे के सारे साथ साथ। और थायराइड यूज टू सिंक एंड एक्ट से याद रखना है, ठीक है। अब इसमें रेटिनॉइड्स, क्रिकॉइड, कॉर्निकुलेट, यूनिफॉर्म और थायराइड, ये सारे फोर्थ एंड सिक्स से बनेंगे। फोर्थ आर्च के बारे में लिखा हुआ है कि मोस्ट फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर जितने भी होते हैं, इंफीरियर, मिडल और सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, वो जो होते हैं इससे बनते हैं फोर्थ आर्च से। क्रिकोथायराइड, लिवेटर वैली पैलेटिनी से बनेगा। सिक्स से ऑल इंट्रिंसिक मसल्स आर फ्लेयरिंग एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड, मतलब फोर्थ वाले ने सारे फेरिक्स को बनाना है और साथ क्रिकोथायराइड बनाना है, और जो सिक्स्थ वाला है उसने सारे लेरिंग्स को बनाना है एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड, क्योंकि वो फोर्थ से बन गया था, ठीक है। सही है। तो फोर्थ आर्च जो होती है क्रेनियल नर्व नंबर 10 सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच होगी, और सिक्स्थ आर्च होती है क्रेनियल नर्व नंबर 10 रिकरेंट या इंफीरियर लेरेंजियल ब्रांच होती है, सुपीरियर और इंफीरियर, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। आगे लिखा है आर्चेस 3 एंड 4 पोस्टीरियर वन थर्ड, मैंने बताया ना, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मिलकर सिक्स बना के पोस्टीरियर वन थर्ड बनाती हैं, तो बाकी 3 एंड 4 पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग। आर्च 5 मेक्स नो मेजर डेवलपमेंटल कंट्रीब्यूशन, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। अब हम इसको ना एक मतलब आप ना बुक से आंसर हटाएं जरा, हम एक मरतबा दोबारा से रिवाइज करते हैं, ठीक है, ताकि पेपर पहुंच जाए। फर्स्ट फेरेंजियल आर्ट से हमने पढ़ा च्यू वाला, जितने मैक्सिलरी और मैंडिबल प्रोसेस वाले आर्ट कार्टिलेज होंगे। मैक्सिलरी प्रोसेस में हमने मैक्सिला ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस, ठीक है, ज़ाइगोमेटिक बोन्स उनके कार्टिलेज पढ़े। मैंडिबल में हमने वही मैंडिबल का, मेलियस इंकस का, स्फिनोमैंडिबुलर का, ठीक है, बैकल कार्टिलेज ये पढ़े। मैंडिबुलर प्रोसेस के और मैक्सिलरी प्रोसेस के कार्टिलेज। मसल्स की बात करते हैं, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन पढ़े, माइलोहेड, एंटीरियर, एंटीरियर वाला हमने पढ़ा डाइगेस्ट्रिक, एंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग, एंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग। इसके अलावा टेंसर वाले दो पढ़े, टेंसर टिम्पैनी, टेंसर विलाई पैलेटिनी, ठीक है, दो टेंसर पढ़े हैं, दो एंटीरियर पढ़े हैं, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग, एंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, टेंसर विलाई और पैलेटिनी और टेंसर टिम्पैनी, ठीक है। ये हमने मसल्स पढ़ लिए और मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, ये फर्स्ट रेंज रात से बने थे सारे। नर्व उसके अंदर वही मैंडिबुलर ब्रांच होगी और मैक्सिलरी ब्रांच। नोट्स में अभी हमने इसमें पढ़ा था, फिर हमने सेकंड पढ़ी थी, सॉरी सेकंड में हमने पढ़ा था जो हमारे पास एस वाले पार्ट में हमने पढ़ा था स्टाइलॉइड, हायोइड का लेसर हॉर्न और स्टाइलोहायोइड, इसके अलावा स्टेपीज होते हैं। अब स्टेपीडियस, आप कुछ चीज़ें हैं वो आपने ऐड करनी है, सही है। और आर्टरीज, जो स्टेपीडियल एंड हायोइड आर्टरी है ना, वो सेकंड फेरेंजियल आर्च में आप डाल दें। जी और जी, थर्ड में ना आप कॉमन कैरोटिड आर्टरी डाल कॉमन लें। कैरोटिड, और प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल इंटरनल पार्ट ऑफ, कैरोटिड आर्टरी है। जी जी, ठीक और है, ग्रेटर ऑन ऑफ हायोइड है एंड बॉडी ऑफ हायोइड दोनों है, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गई है, और लेसर ऑन ऊपर सेकंड से हो गया। फिर अगर आप फोर्थ एंड सिक्स में देखें तो उसमें आप जो फोर्थ आर्च है ना, उसमें फिर आप एयोटिक आर्च डाल दें लेफ़्ट, और राइट जो है वो प्रॉक्सिमल राइट सप्लेविन आर्टरी। और सिक्स आर्च ठीक में है, आप पल्मोनरी आर्टरी डाल दें, और लेफ़्ट प्रॉक्सिमल पल्मोनरी आर्टरी, सही है, डक्टस आर्टीरियोसिस। किसके साथ डालेंगे? ये सिक्स आर्च के साथ है। हाँ बताइए, दोबारा से बताइएगा प्लीज। देखिए, फोर्थ में तो होगा, सिक्स में ना पल्मोनरी आर्टरी है, डक्टस आर्टीरियोसिस है, ठीक है, और पल्मोनरी आर्च है। सो पल्मोनरी आर्च, पल्मोनरी आर्टरी, ये मतलब पल्मोनरी आर्च लिख दे, फिर लेफ्ट प्रॉक्सिमल पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, डक्टस आर्टीरियोसिस, लेफ्ट, एंड राइट प्रॉक्सिमल पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, डक्टस आर्टरियोसिस एंड राइट प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी, यस, ठीक है, ठीक है, राइट लेफ्ट दोनों जो है इसी से अच्छा, बनते हैं। अभी अगर आपने मतलब इसमें ज़रूरी चीज़ें याद करनी है तो इस तरह याद करें कि जो क्रेनियल नर्व 5 है ना,
वो फर्स्ट आर से क्रीन और 5 मैक्सिलरी मैंडिबुलर, और जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो मैक्सिला एंड मैंडिबल, ये चीज़ें ऐसी ये इंपॉर्टेंट है ना। और जी जी। सेकंड के साथ आप ग्लॉसोफेरिंजियल आपने बताया, सॉरी फेशियल फेशियल बताया, और हाइड बोन। थर्ड में क्रेन और 9 हाइड बोन, और फोर्थ एंड सिक्स में फिर हमारे पास जो वेगस है ना, अलॉन्ग विद लैरिंग्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी जो डिटेल है ये भी याद होना चाहिए हमें, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि इसमें आपने कोई फोर्थ चीज़ जो इसके लिए, फेरिंजियल आर्च है, फोर्थ फेरिंजियल आर्च से आर्टरी जो निकल रही होती है वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ, प्रॉक्सिमल सबक्लेवियन है फोर्थ से और क्या बन आर्च रहा ऑफ है? अयोटा है। प्रॉक्सिमल सबक्लेवियन। हाँ, और दूसरा क्या बताया आपने? एयोटिक आर्च एंड प्रॉक्सिमल राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, ओके ठीक है, सही हो गया। अच्छा जी, अब इसके नीचे लिखा हुआ है सेंसरी एंड मोटर नर्व्स आर नॉट फेरिंजियल आर्च डेरिवेटिव्स। सेंसरी और अच्छा, मोटर टंग नर्व जो का होती ना है थोड़ा सा अलग सीन है, ठीक है। टंग का देखिए, ये जो पहले एंटीरियर टू थोड़ा सा टंग है ना, इसमें आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड आर्च इन्वॉल्व है, और इसमें ग्लासोफेरिंजियल भी है, और नहीं, इसमें मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल भी है और फेशियल नर्व भी है, यानी कि स्पेशल सेंसेशन है, जनरल सेंसेशन। तो एंटीरियर टू थर्ड में ना दोनों है, मतलब फर्स्ट सेकंड आर्च दोनों है। और पोस्टीरियर टू थर्ड में हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ आर्च है, सही है। ग्लॉसोफेरिंजियल एंड वेकस वाली बात आ जाती है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, एक मिनट चाहिए ज़रा, एक, they grow into the arches and are derived from neural crust and neuroectoderm. Sensory motor nerves pharyngeal arch से नहीं बनती. They grow into the arches and are derived from neural crust. मतलब डायरेक्टली इसकी डेरिवेटिव नहीं है, वो ग्रो करती हैं आर्चेस के अंदर, derived from neural crust यानी कि सेंसरी एंड न्यूरोएक्टोडर्म से मोटर नर्व्स आती है. न्यूरल क्रस्ट सेंसरी नर्व्स बनाती है एंड न्यूरोएक्टोडर्म मोटर नर्व्स बनाती है. तो याद रखना. हाँ, ये बेसिकली ये न्यूरल क्रस्ट जो है ना, ये जितने भी सेंसरी नर्व्स है वो बनाते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये चीज़ें बन रही थी इससे। ये जो बाकी वाले हैं न्यूरोइक्टोडर्म, ये फिर वो मीजोडर्म का सीन है। अच्छा जी, तो बहरहाल ये वाकई में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें हमें सब कुछ आना चाहिए। अच्छा, फिर हम बात करते हैं पाउचेस की ना। तो पाउचेस जो है वो फिर इंडोडर्म से है, और जिस तरह आपने कहा कि कैप है ना, तो एक्टो मीज़ो और इंडो। तो कैप में जो ए था वो तो आर्च हो गए, वो तो मीज़ो से था। अब ये जो नीचे वाला वो है पाउच फिर इंडो से है, इंडोडर्म से। फर्स्ट फेरेंजियल पाउच इज़ द मिडिल ईयर कैविटी है, इसमें यूस्टिन ट्यूब है, मस्टराइड एयर सेल, ये सारा कान वाला सीन है। मिडिल ईयर, यूस्टिन एंड मस्टराइड एयर सेल, तीनों के तीनों मिडिल ईयर क्योंकि कैविटी हमने में। फर्स्ट फर्स्ट क्लेफ्ट जो है हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटल बनाते हैं. कार का बाहर वाला हिस्सा जो है वो लेटेस्ट का वो क्लेफ्ट बना देगा, और अंदर वाली जो नर्व्स और मसल्स वगैरह होंगे, ठीक है, वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से पड़े थे, वो आर्च बना देगी. और जो पाउच, हाँ, पाउच फिर मिडिल ईयर की तरफ बात आ जाएगी। अच्छा जी, हेलो। डेरिवेटिव्स पढ़े थे फर्स्ट से. मिडल ईयर कैविटी, यूस्टेशियन ट्यूब, मैस्टोइड एयर सेल्स, ईयर के जो अंदर वाले स्ट्रक्चर हैं वो बनेंगे. एंडोडर्म लाइन स्ट्रक्चर है क्योंकि एंडोडर्म से ही ड्राइव होंगे. सेकंड से बनता है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल्स, वो सेकंड से बनेगी. थर्ड से बनते हैं हमारे पास डोर्सल विंग्स यानी कि इंफीरियर पैराथायरॉइड, और वेंट्रल विंग से बनता है थाइमस, इंफीरियर पैराथायरॉइड एंड थाइमस. फोर्थ से बनता है सुपीरियर पैराथायरॉइड, और इसके वेंट्रल विंग से बनेगा अल्टाइमोफेरेंजियल बॉडी व्हिच फॉर्म्स पैराफॉलिकुलर सी सेल्स ऑफ थायराइड. अभी इन लोगों ने मॉर्निंग बताया है टॉप से बॉटम जाते हैं, सबसे ऊपर एयर होता है तो एयर बना देगा. फिर टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स बन जाएंगे. फिर ऊपर एयर होता है ना बॉडी में, एयर के हम्म। बाद टॉन्सिल्स होंगे, टॉन्सिल्स के नीचे फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है, ठीक है, और थाइमस होता है. थाइमस तक जैसे चेस्ट कैविटी में होता है. लेकिन बस इसको इस तरह याद रखना है, फर्स्ट से एयर, सेकंड से टॉन्सिल्स पैलेटाइन टॉन्सिल्स, थर्ड से इंफीरियर पैराथायरॉइड एंड थाइमस, और फोर्थ से सुपीरियर
नीड ए पैराथायराइड, ठीक है, और साथ पैराफोलिकुलर सीजल्स अच्छा। थायराइड, ये उसके डेरिवेटिव, ये आसान है इनसे कंपैरेटिवली। तो ये जो आपने डेरिवेटिव्स बताए हैं पाउचेस के, तो ये फर्स्ट मिडिल कैविटी है, मिडिल कैविटी है, और यूस्टिन है, और मस्टोइड सेल्स अलॉन्ग विद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी डाल लो इसमें, ठीक है। ठीक है, और ये इंडोडर्म लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर है। सेकंड फेरिंजियल पाउच में एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल है एंड सुप्रा टॉन्सिलर फोसा है। और थर्ड में हमारे पास थर्ड फेरिंजियल पाउच डोर्सल विंग्स और वेंट्रल विंग्स, सो इंफीरियर पैराथायराइड है एंड थाइमस है वेंट्रल विंग, ठीक है। ठीक है। तो इसका ना जो 4 है वो बड़ा है 3 से ना, तो 4 ऊपर जाता है। सुपेरियर पैराथायराइड जो वो फोर्थ फेरिंजियल पाउच बनाता है, और इंफीरियर पैराथायराइड जो कि 3 छोटा है तो वो नीचे इंफीरियर पैराथायराइड बनाता है। ठीक है, ओके। और वेंट्रल विंग्स थाइमस का बना रहा है 3, और वेंट्रल विंग्स अल्टीमो फेरिंजियल बॉडी पैराफोलिकुलर सी सेल्स वैसे ऑफ द थायराइड ऑनेस्टली डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस सिस्टम। ऑनेस्टली ये फेरेंजियल अपरेटस के डेरिवेटिव्स कंपैरेटिवली वो जो लाइनिंग थी एंड्रोडर्म एक्टोडर्म एंडोडर्म उससे बेटर रहेंगे। हाँ, तो सुपेरियर पैराथायराइड के साथ पैराफोलिकुलर सी सेल्स डालो, दोनों एक ही जगह से है, फोर्थ फेरिंजियल पाउच से है, ठीक है। तो ये ज़्यादा मतलब इसका क्वेश्चन मैंने देखा है, ये वाला जो फोर्थ एंड थर्ड है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं ग्लोसोप्रोसिस का मतलब ये था कि ग्लोसोप्रोसिस का मतलब ये है कि जैसे वहाँ आई की प्रोसेस पढ़ते हैं ना हम लोग, हम्म उसमें हम ये पढ़ते हैं कि आई का ऊपर वाला जो मसल था वो सही से काम नहीं कर रहा, इसलिए वो आई जो हमारे आईलिड होता है नीचे की तरफ गिर जा रहा था। ये टंग प्रोसेस भी सेम है, मतलब जो ये ग्लोसोप्रोसिस है इसमें टंग जो होती है ना पोस्टीरियर डिस्प्लेस हो जाती है, जो हमें पायर रॉबिन सिंड्रोम में पड़ा है। पायर रॉबिन सिंड्रोम में होता ही है बेसिकली, इसमें ये होता है कि हमारे पास पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, सबसे पहले मैंडिबल जो होता है ना उसका थायरोइड छोटा, मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया होगा, ठीक है। जब मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया होगा तो मुंह छोटा होगा तो ऑफकोर्स वो जबान मुंह के अंदर पूरी नहीं आएगी, वो पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हो जाएगी क्योंकि आगे हाँ मैंडिबल छोटा होने की वजह से उसको ऑक्यूपाई करने के लिए स्पेस नहीं है। तो हाँ मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया से पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, टंग की ग्लोसोप्रोसिस हो जाएगी। और ग्लोसोप्रोसिस के साथ मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया की वजह से लेफ्ट पैलेट एयरवे कॉम्प्रोमाइज, पोस्टीरियर डिस्प्लेस कम होगी तो पैलेट भी हमारा जो होता है वो क्लेफ्ट पैलेट हो जाएगा। देखें, पैलेट ऊपर होता है ना हमारा, हाँ हाँ है ना। अब अगर हमारी जुबान पीछे की तरफ गई है, जुबान पीछे की तरफ इकट्ठी हुई होगी, तो पैलेट जहाँ पे बनना था, फ्यूज होना था हमारे पास, फ्यूज होता है ना पैलेट, जहाँ पे पैलेट फ्यूज होना था वहां पे तो जुबान आई है, क्या वहाँ फ्यूजन ठीक तरीके से हो सकेगी, क्योंकि पिछली सारी जुबान पोस्टीरियर डिस्प्लेस हुई है, तो सही। जुबान ने वो पैलेट की फ्यूजन वाली स्पेस भी ऑक्यूपाई की हुई है, तो फ्यूजन मुश्किल होगी। इसलिए मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया की वजह से टंग पोस्टीरियर भी जाती है, पैलेट टाइम से इससे फ्यूज नहीं हो पाते, इसलिए क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है। जब वो क्लेफ्ट पैलेट हो जाएगा और टंग पीछे की तरफ गई होगी तो एयरवे भी हमारी ऑब्स्ट्रक्ट होगी, सांस सही से नहीं ले सकेंगे हम, एयरवे कॉम्प्रोमाइज होगा। इसलिए पेट बच्चे को इन सब कॉजेज की वजह से फीडिंग एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, सही से स्वेलो नहीं कर सकेगा क्योंकि उसकी टंग भी ठीक है और पैलेट भी सही से नहीं बना हुआ। कुछ लोग हमने पढ़ा है अभी की ऑटोसोमल डोमिनेंट न्यूरोब्लास्टिक में पढ़ा है। तो फिर कोई, ये तो हमें 3 चीजें याद रखनी है कि क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मलिटीज, ठीक है, बोन की ज़ाइगोमैटिक या मैंडिबुलर बोन नहीं बनेगी, हियरिंग लॉस और ईयर रे कॉम्प्रोमाइज, ये 3 चीज़ों का मिक्सचर है। एब्नॉर्मलिटी क्रेनियोफेशियल, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस भी हो सकता है, और ईयर रे कॉम्प्रोमाइज, 3 चीज़ें। अच्छा ट्रेकियर का मतलब ट्राई, ट्राई का मतलब 3, ट्रेकियर कॉलन में ट्राई चीज़ें होंगी, क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मलिटीज, हियरिंग लॉस एंड ईयर वे कॉम्प्रोमाइज, बस। अच्छा जी। तो हाँ, फिर हमारे पास है, लेट मी चेक इट, 2 3 4, हाँ, तो 1 2
अच्छा, क्लेफ्ट लिप ओरोफेशियल क्लेफ्ट्स है, ठीक है। और इसमें हमारे पास है कि क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट हैव अ डिस्टिंक्ट मल्टीफैक्टोरियल etiologies but often occur together. Due to failure of the fusion of the intermaxillary segment, merge medial nasal process with the maxillary process formation of the first palate. तो हमारे पास जो क्लेफ्ट लिप पैलेट है कहते हैं फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ द इंटर मैक्सिलरी विद इन द मैक्सिला जो सेगमेंट है ना वो नहीं बनेगा। वो कैसे नहीं बनेगा? इस वजह से क्योंकि मर्जिंग नहीं होगी बिटवीन द नेज़ल प्रोसेस एंड द विद द मैक्सिलरी प्रोसेस। सही है, तो नेज़ल प्रोसेस मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ नहीं मिल रहा, पैलेट प्रोड्यूस कर रहा है। और ये क्लेफ्ट लिप होगा। क्लेफ्ट पैलेट से रिलेटेड लिखा हुआ है कि ड्यू टू फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ द टू lateral palatine shells or failure of the fusion of the lateral palatine shell with the nasal septum। तो palatine shell अगर nasal septum के साथ नहीं मिल रहे तो ये बात चली जाएगी cleft palate पर। और फिर अगर आप देखें इसमें पैलेट वाली जगह को देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेज़ल सेप्टम बीच में है, साथ में पैलेटाइन शेल्स हैं, ये दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे तो पैलेट मिलेगा, क्लेफ्ट पैलेट मिलेगा। लेकिन उसके बाद देखिए क्लेफ्ट लिप की तरफ डायग्राम में तो लिखा हुआ है कि मीडियल आपके पास मैक्सिलरी प्रोसेस एक दिया हुआ है और साथ में इंटर मैक्सिलरी सेगमेंट दिया हुआ है और फिर फर्स्ट पैलेट का लिखा हुआ है। तो बहरहाल मैक्सिलरी प्रोसेस अगर मेरे नेज़ल प्रोसेस के साथ नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? लिप बनेगा, क्लेफ्ट लिप, ठीक है। मीडियल मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ मैक्सिलर वाली जगह है वो नहीं मिलेगी, क्लेफ्ट लिप बनेगा। अच्छा जी, तो इसमें लिप में जो है प्राइमरी पैलेट प्रॉब्लम क्लेफ्ट लिप में है और 5 to 6 वीक के अराउंड होता है, ठीक है। लिप और अल्वियोलर रिज ऑफन, हाँ, और सेकेंडरी पैलेट का प्रॉब्लम होता है क्लेफ्ट पैलेट में, सही है। प्राइमरी पैलेट का प्रॉब्लम किस में है? लिप में है। सेकेंडरी पैलेट का प्रॉब्लम कहाँ पे है? पैलेट में है, सही है। मतलब क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों 5 to 6 वीक के दरमियान होते हैं? क्या होते हैं? ये दोनों 5 to 6 वीक और 12 वीक होते हैं, तो कितने? हाँ, वो 6 to 7 वीक्स में हो रहा है और ये वाला कौन सा? 7 to, हाँ, वो 5 to 6 में हो रहा है, ये 7 to 10 वीक में होता है। पैलेट बाद में है ना। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है। ये जो नेज़ल रिगर्जिटेशन और ये चीज़ें हैं ना, ये भी इसमें आ जाती हैं। जी जी, ठीक है। बस जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, जो डेवलपमेंट है ना वो डिपेंड करता है SRY जीन्स पर ना, जो हमारे पास वो है वुल्फियन और ये चीज़ें हैं ना। तो अभी पढ़ते हैं। अच्छा, आ, फिर हमारे पास क्या आता है? जेनेटल एम्ब्रियोलॉजी। जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, ये बड़ा मतलब एक किस्म का ना मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी ना, तो जब मैंने इसको रीड किया तो मैं हैरान हुआ कि यार ये मतलब अजीब सा सिस्टम है। अभी इसको रीड देते हैं, ठीक है। अच्छा, जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी में देखिए, फीमेल, इसमें एक दो बातें शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमारे पास नेचुरली एक एम्ब्रियो होता है ना, जब भी फ्यूजन होगी, ठीक है, एग्जियोट फॉर्म की, नेचुरली हर एम्ब्रियो ने फीमेल बनना होता है। अगर कोई सिग्नल ना मिले ना उसको, कोई ऐसा सिग्नल कि उसने मेल बनना, तो हर एम्ब्रियो ने फीमेल बनना होता है। इन केस SRY जीन की वजह से उसको कोई सिग्नल मिल जाए और वो मेल बने, नेचुरली हर एम्ब्रियो फीमेल बनता है। इसलिए फीमेल में ना कोई सिग्नलिंग नहीं है। नॉर्मली एक एम्ब्रियो बनना शुरू होगा, बनता जगह और फीमेल डेवलप हो जाएगी। लेकिन जब एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है उस दौरान अगर SRY जीन की वजह से कोई सिग्नल मिल जाए तो वो फीमेल में डेवलप हो जाता है। इसलिए
फीमेल में कोई सिग्नलिंग नहीं है, इसमें डिफॉल्ट डेवलपमेंट मीजोनेफ्रिक डक्ट डीजनरेट्स। तो उसमें क्या होता है, जब एसआरवाई जीन की वजह से सिग्नल नहीं बनेगा, मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है जिसको गुल्फिन डक्ट भी कहते हैं, इसने क्या कराना होता है, इसने मेल स्ट्रक्चर बना देते हैं। मीजोनेफ्रिक डक्ट जो होती है या गुल्फिन डक्ट होती है वो डीजनरेट हो जाती है, और पैरा मीजोनेफ्रिक जिसको मुलेरियन भी कहते हैं, ठीक है, वो जो होती है डेवलप हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई सिग्नलिंग नहीं है, डिफॉल्ट डेवलपमेंट। मेल में क्या होता है कि एसआरवाई जीन होता है वाई क्रोमोसोम, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है एक फैक्टर जिसको हम कहते हैं टेस्टीज डिटरमिनिंग फैक्टर। इसने अब आगे सिग्नल देना है कि भाई एम्ब्रियो तुम मेल में डेवलप हो जाओ, वो एसआरवाई जीन ने करना। वही बात उन्होंने लिखी है कि मेल में एसआरवाई जीन ऑन वाई क्रोमोसोम प्रोड्यूसेस टेस्टिकुलर टेस्टीज डिटरमिनिंग फैक्टर, जिसकी वजह से टेस्टीज डेवलप होंगे, ठीक है। उसमें सर्कुलाइज सेल्स क्रिएट मलेरियन। अब क्योंकि देखें, मैंने कहा कि मेल स्ट्रक्चर्स की जनरेशन के लिए हमारे पास कोई सिग्नल चाहिए, फीमेल ऑटोमेटिकली बनेगी। अब जो मलेरियन स्ट्रक्चर थे, यानी कि पैरामीटोनेफ्रिक डक्ट वाले फीमेल के स्ट्रक्चर तो ऑटोमेटिकली बन रहे थे ना, अब मेल वाला सिग्नल मिल गया, तो जैसे ही मेल वाला सिग्नल मिलेगा, मेल स्ट्रक्चर बनना शुरू होंगे, तो मेल स्ट्रक्चर में ही सर्कुलाइज कर देते हैं जो कि एक हार्मोन क्रिएट करेंगे, मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, कि अब फीमेल वालों को लगता है कि अब तुम बनना बंद हो जाओ, अब मेल वाला आ गया, अब हम बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली फीमेल की डेवलपमेंट को जो आके रोकते हैं ना, वो मेल वाला आके रोकते हैं, वरना नेचुरली हर किसी ने फीमेल ही बनना है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसआरवाई में वाई क्रोमोसोम प्रोड्यूसेस टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर, जिसकी वजह से टेस्ट की डेवलपमेंट होगी, फर्टिलाइजर्स बनेंगे विद सीक्रेट मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, आल्सो कॉल्ड एंटी मुलेरियन हार्मोन, ठीक है, दैट सप्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ पैरामीटोनेफ्रिक ड्रग। पैरामीटोनेफ्रिक ड्रग की डेवलपमेंट रुक जाएगी, यानी कि मुलेरियन ड्रग की रुक जाएगी, फीमेल स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे क्योंकि मेल बनना शुरू हो गया, ठीक है। मेल वाले ही आगे फीमेल को इनहिबिट कर देंगे, समझ आई बात की। हम्म। अब वही उन्होंने लिखा है कि फर्टिलाइज सेल्स मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं, रेडिंग सेल्स एंड्रोजन रिलीज करते हैं। एंड्रोजन क्या करते हैं फिर, जब रेडिंग सेल से एंड्रोजन बनेगा तो एंड्रोजन ने फिर ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट करना है मेल स्ट्रक्चर्स को। मीजोनेफ्रिक डक्ट जो बन रही थी हमारी, जो मेल स्ट्रक्चर बना रही थी, उसको स्टिमुलेट करेंगे कि अब तुम बनाओ, एंड्रोजन स्टिमुलेट करेंगे अब तुम बनाओ ये स्ट्रक्चर्स, जितने भी मेल वाले थे। अब उन्होंने वो दिखाए, जो उन्होंने ऊपर स्ट्रक्चर दिखाए थे, शुरू शुरू में जब एम्ब्रियो बनता है ना, जब तक उसकी सेक्स डिसाइड नहीं होती, तब उसके अंदर दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं, मुलेरियन भी और पैरामीजोनेफ्रिक भी। नीचे से देखिए यूरोजेनिटल साइनस बना हुआ है, ठीक है, जहाँ से आगे ब्लैडर वगैरह बनना होता है। यूरो मतलब जो है यूरिटरी सिस्टम हमारा जो है, जेनिटल मतलब जेनिटा, आगे फिर इसकी डिवीजन होती है और यूरिनरी और जनरल सिस्टम पैदा हो जाता है। शुरू में एक यूरोजेनिटल साइनस होता है। अब उसके ऊपर देखिए दो तरह के हमें डक्ट्स नजर आ रहे हैं, जिसको हम गूगल भी कह रहे हैं ना। देखिए आप ऊपर देखिए, इन्होंने ये दिखाया हुआ है इंडिफरेंट गोल। इंडिफरेंट गोनाड्स मतलब क्या होता है, इंडिफरेंट गोनाड का मतलब है कि अब तक डिसाइड नहीं हुआ कि क्या सेक्स करनी है। क्यों नहीं डिसाइड हुआ, क्योंकि अभी पैरामीजोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक दोनों पड़े हैं। ये देखिए पैरामीजोनेफ्रिक का जो साइड पे उन्होंने दिखाई है, जिसमें फीमेल स्ट्रक्चर बनाने हैं ब्राउन कलर की, और साथ उन्होंने दिखाया है मीजोनेफ्रोज, यानी कि जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है जिससे मेल स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। अब उन्होंने आगे बताया कि अब अगर कोई एंड्रोजन रिलीज नहीं हुआ, देखिए लिखा हुआ है नो एंड्रोजन, यानी कि हम्म। नेचुरली फिर वो क्या होगा कि हमारे जो देखिए सेंटर वाले स्ट्रक्चर थे पैरामीजोनेफ्रोज, वो सारे जो होते हैं आहिस्ता आहिस्ता डॉटेड लाइन में दिखाया हुआ है कि डीजनरेटेड मीजोनेफ्रिक डक्ट, वो डीजनरेट हो जाएगी। पैरामीजो जो है वो देखिए साइड पे जो बनी थी, जिसको वो पैरामीजो जो बन रही थी, उसके एंड पे मेटानेफ्रिक किडनी, देखिए स्ट्रक्चर। अच्छा। हेलो, हाँ, आवाज़ नजर आ आ रहे रही हैं? है। हाँ, तो इसमें देखिए यूरोजेनिटल साइनस से ये यूरेटर बना, और पीछे जाके मेटानेफ्रिक किडनी बन गई, और ये जो स्ट्रक्चर था उसमें ओविडक्ट बन गया, ओवरी बन जाएगी आगे, ओवरी डिफरेंट गोनाड ओवरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सारा स्ट्रक्चर ओवरी वाला बन जाएगा। और टेस्ट अब अगर लेकिन टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर रिलीज हो गया, दूसरी साइड पे देखिए, अगर एंड्रोजन मुलेरियन लिमिटिंग फैक्टर रिलीज हो गया, तो हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, और जो हमारे पास टेस्टिस वो इंडिफरेंट गोनाड टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और उसके सारे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे एपिडिडिमस वगैरह। अच्छा, तो और यहाँ पे डीजनरेटिव पानी। इसमें ना बस यही बातें जो आपने बताई, और इसको ज़रा रीड देते हैं। जी जी, बराबर। ये कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट मीज़ोनेफ्रिक डक्ट डिजेनरेट्स एंड पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट डेवलप्स। ये जो मीज़ो है ना, या वुल्फ, मीज़ो वुल्फ इज़ फॉर मेल, पैरा मीज़ो और या मुलेरियन, ये दोनों सही है, इसको दूसरा मुलेरियन में। तो ये जो है फीमेल के लिए। अब अगर मेरा मीज़ोनेफ्रिक वुल्फिन डक्ट है, अगर ये मतलब रह गया तो मेल बच्चा बनेगा, और अगर पैरामीजोनेफ्रिक रह गया तो
फीमेल बनेगा। लेकिन अब ये किस तरह होगा इसको ज़रा रीड देते हैं, ठीक है। जो आपने बताया समरी बता दी, अब इसको ज़रा किताब वाले बात को समझने की कोशिश करते हैं कि श्री जीन जो है ना, मेल के आगे लिखा है श्री जीन ऑन वाई क्रोमोसोम क्या कर रहा है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। श्री जीन्स ने वाई क्रोमोसोम टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर समझो टेस्टिस बना दिए, ठीक है। श्री जीन्स ने टेस्टिस बना दिए, वाई क्रोमोसोम था तो टेस्टिस बना दिए। अब टेस्टिस क्या कर रहा है कि यहाँ पर हमारे पास आप देखिए सर्टोली सेल्स हैं, और सर्टोली सेल्स सिक्रीट करता है मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर। वो जो फीमेल बननी थी उसको इनहिबिट कर दिया इसने, और उसको हम एंटी मुलेरियन हार्मोन भी कहते हैं, ये जो मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर है। तो ये सप्रेस कर दिया तो डेवलपमेंट ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट हो गया, मतलब पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो सप्रेस हो गया, ठीक है। वो जो औरत बननी थी, लड़की बननी थी, वो स्टॉप हो गई यहाँ पर। और साथ में मेरे जो वो थे लेडिक सेल्स थे, उसने क्या किया, उसने वुल्फिन डक को डेवलप भी किया, सही है। तो लेडिक सेल सिक्रीट एंड्रोजन दैट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट और वुल्फियन डक्ट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, और यही से मतलब एक अगर हम इसको समझ गए तो हम समझ गए कि यार मेल किस तरह बन रहा है। मेल श्री जीन की वजह से बन रहा है, टेस्टिस बना रहे हैं। टेस्टिस जो है हमारे सर्टोली सेल्स रिलीज द मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर और एंटी मुलेरियन हार्मोन्स। वो जो औरत बननी थी जिस चीज़ से, उसको बंद कर दिया। और साथ में लेडिक सेल से सिक्रीट कर दिया क्या, फॉर द डेवलपमेंट हमारे लिए जो एंड्रोजन था वो बना दिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें। अच्छा, उसके बाद पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट में फीमेल डेवलप होनी है यहाँ पर, और इसने अब ये करना है कि यानी कि जिस तरह ना एक आप यूँ समझो, मैंने इसको जिस तरह किया हुआ है, लेकिन ये मेरे ख्याल से सही बात नहीं है, लेकिन मुलेरियन ना, सही है। तो मुलेरियन जो है वो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, टॉप एंड बॉटम ऑफ द विजाइना, तो ये चीज़ें बना रहा है, ठीक है। तो ये एज अ होल मतलब जितना भी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बना रहा है, सही है, मुलेरियन। और इसमें ये भी है, मतलब ये जो आप यूँ समझिए जो मुल्ला लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा शादियाँ करते हैं ना, तो मुलेरियन जो है तो उस तरह ना, मतलब मुलेरियन फीमेल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मुलेरियन एजेनेसिस में फिर लिखा है कि मेयर रॉकी टेंस्की क्विस्टर हॉसर सिंड्रोम, यानी कि ये इस तरह है कि अब लेट्स से प्राइमरी एमिनोरिया विद एब्सेंट यूट्रस, मतलब उसको यूट्रस नहीं है, ब्लैंड विजाइनल पाउच है, नॉर्मल फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया है। बाहर की मशीनरी फीमेल वाली है और इंटरनल मशीनरी मतलब मशीनरी उसकी इंटरनली क्या है, वो फीमेल वाली नहीं है, और बाहर से वो फीमेल है। तो नॉर्मल फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ओवरीज एसोसिएटेड विद द यूनिट ट्रैक एनोमलीज एंड यूरिनल एजेनेसिस। तो अब इसमें क्या हुआ है, मुलेरियन एजेनेसिस है, जिस चीज़ ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया था उसकी एजेनेसिस हुई है। तो इस वाली फीमेल में तो एमिनोरिया भी है और यूट्रस भी एब्सेंट है, ब्लैंड विजाइनल पाउच है, सही है, नॉर्मल फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओवरी फंक्शनल है, और बाकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी फीमेल वाली है, लेकिन डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई है यूट्रस एंड उसकी विजाइना वगैरह की ना। तो मतलब एसोसिएटेड विद यूनिट ट्रैक एनोमलीज लाइक रीनल एजेनेसिस। तो अगर हमें इतना पता चल जाए ना कि ये मुलेरियन डक और पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट क्या कर रहा है, एंड श्री जीन्स और दी वुल्फियन डक्ट, इसका मतलब क्या है, तो भी हम इसी के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ सकता है। फिर लिखा है वुल्फियन डक्ट से रिलेटेड, तो वुल्फियन डक्ट में ये कि डेवलप इनटू अ मेल इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट प्रोस्टेट, और इसमें सीड है कि सेमिनल वेसिकल है और एपिडिडमिस है और इजैक्युलेटरी डक्ट है एंड डक्टस डिफरेंस है। फीमेल रेमिड इज गार्टनर डक्ट, ठीक है। तो वुल्फियन डक्ट बेसिकली उसको दबा रहा है, सप्रेस कर रहा है मुलेरियन डक्ट को। मुलेरियन डक्ट जो है वो फिर वुल्फियन डक्ट को सप्रेस करता है। तो इसी के चक्कर में यहाँ मेल बन जाता है या फीमेल बन जाता है, लेकिन ज़रूरी चीज़ है श्री जीन, सही है।
और इसी पे क्वेश्चन भी आते हैं। 3 जीन्स जो है वो डिसाइड करेगा कि उसने टेस्टिस बनाने और आगे जाके वो मेल बनेगा। अच्छा जी, अब ये डायग्राम जो है, तो डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि मतलब या तो ओवरी बनेगी और फीमेल वाला सिस्टम है, मेरे ख्याल से राइट साइड पे फीमेल वाला सिस्टम है और लेफ़्ट साइड पे वो जो सीड है और मेल वाला सिस्टम है वो है, ठीक है। तो प्रोस्टेट किससे बनता है? प्रोस्टेट इन्होंने लिखा है कि ये इससे नहीं बनता, क्या बोलते हैं इसको, मेसोनेफ्रिक डक्ट से। हम्म, किससे बनता है? मैं पूछ रहा हूँ। ये मेसोनेफ्रिक डक्ट। ये यूरोजेनिटल साइनस कहाँ पे है? प्रोस्टेट यूरोजेनिटल साइनस से बनता है क्या? प्रोस्टेट अच्छा जिसका कि देखिए ना उसके सराउंडिंग ये होता है ना। ये देखिए यूरोजेनिटल साइनस जो है ना, कहते हैं क्लोका जो है वो डिवाइड होता है और यूरोजेनिटल साइनस एंड एन कैनाल बनता है उससे। यूरोजेनिटल, तो यूरोजेनिटल से क्लोका बेसिकली ये बना रहा है और क्लोका तो वो मेम्ब्रेन होती है यूरोजेनिटल जो साइनस। यूरोजेनिटल साइनस में पहले इकट्ठा होता है ना। यूरोजेनिटल साइनस पहले इकट्ठा होता है। तो अब ये सिस्टम चला था कि जो कनेल किनाल वाला जो सिस्टम, जेनेटल सिस्टम, ये सारा हमारे पास पेल्विक फ्लोर में इन सबको सेपरेट करना है। तो क्लोका मेम्ब्रेन होती है जो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को सेपरेट कर देती है और ये पीछे वाली साइड पे एनल किनाल की ओपनिंग बना देती है इसको सेपरेट करके सारा। तो वो तो क्लोका मेम्ब्रेन का दो फंक्शन है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि प्रोस्टेट किस यूरोजेनिटल साइनस से बन रहा होता है? हाँ हाँ, इसी से बन रहा है, यूरोजेनिटल साइनस से ही बन। अच्छा देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्लोका है ना ये डिवाइड्स और बनाता है यूरोजेनिटल एंड एनल कैनाल। सही है, दो चीज़ें बन जी गई। जी जी जी, अब ऐसे ही है। यूरोजेनिटल साइनस जो है वो बना रहा है मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर। मेल स्ट्रक्चर में ये बनाएगा ब्लैडर, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट यूरिथ्रा, सही है, एंड पिनाइल यूरिथ्रा, ये बनाएगा। फीमेल में ब्लैडर, इंफीरियर विजाना एंड पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट। ठीक तो ये चीज़ें हो गई हमारी यूरोजेनिटल साइनस से, क्लोका से बन रहा है और आगे ये बना रहा है। ठीक है। अब आगे सेक्सुअल डिफरेंशिएशन दी हुई है। ये जो बातें पढ़ी है ना सारी में होता है। अच्छा फिर है हमारे पास सेक्सुअल डिफ्रेंशिएशन। इसको पहले हम गेम से देख लेते हैं और डिफरेंशिएट करेक्ट जो डायग्राम है फ्लो चार्ट बनाया होगा अच्छा बनाया है। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। सही है। अब उन्होंने उसमें एक बताया था कि डिफरेंशिएट करेक्ट। अब दो तरह की कंडीशन होती है, एसआरवाईजी हो या ना हो। अब हम पहले फीमेल साइड देख लेते हैं। अगर एसआरवाईजी नहीं है, एक्सेप्ट करना है, ओवरीज आएंगी, ओवरीज के ऊपर क्या एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन जैसा रिलीज होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि एस्ट्रोजन ने क्या करना है जाके एस्ट्रोजन जो बनता है ना ओवरी से, उससे एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया, क्लाइटोरिस, लेबिया, डिस्टल वेजाइना ये बना, ठीक है, इनके सबसेट बनाएगा। इसके अलावा ब्रेस्ट डेवलपमेंट कराएगा। साथ होता है फिर वो ओवरीज में और टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन ने क्या कराना है, प्यूबिक ग्रंथि की ग्रोथ करानी है, क्योंकि जो फीमेल की थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। फिर अच्छा, अब अनडिफरेंशिएटेड तो क्या ओवरी और टेस्टिस का। जो डक्ट होती है हमारी पैरामीटर का, हमने अभी पढ़ा कि इंटरनल फीमेल जेनिटलिया सारा उससे बनता है। फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस, टॉक्सिनल वजाइना उससे बनते हैं, ठीक है। ये हो गया फीमेल। अब जो अनडिफरेंशिएटेड मेल साइड का है एस्ट्रोलॉजी। वहाँ टेस्टिस होती है, टेस्टिस में फर्टिलाइज सेल्स और रेडिंग सेल्स। हमारे पास रेडिंग सेल्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइज सेल्स बनाते हैं मोलेनिन इनहिबिटिंग फैक्टर। तो मोलेनिन इनहिबिटिंग फैक्टर होगा उससे जाके इस डक्ट को इनहिबिट कर देना है, पैरामीटर डक्ट को, ताकि सक्सेस ना हो, ठीक है। ये हो गया मलेरिया इनहिबिटिंग फैक्टर का काम। अब जो लीडिंग सेल्स एंड्रोजन बनाते हैं, हमने पढ़ा था, और एंड्रोजन बनाते हैं डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। किस तरह हेल्प करते हैं? अगर टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे, तो टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे तो इंटरनल में हेयर स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें सेमिनल रेडिकल एपिडिडमस, जैकुलेटरी डक्ट और डक्ट जैसे चीज वाले स्ट्रक्चर होंगे वो बनाएंगे। इसके अलावा क्या बनाते हैं? प्यूबिक एक्सोडरी, फेशियल हेयर, इनर साइड लेंथ इंक्रीज होती है और ग्रोथ स्पर्ट ये सब होता है टेस्टोस्टेरोन के पास, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो कन्वर्ट होता है 5 अल्फा रिडक्टेज सेल्स में डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाता है, पेनल स्क्रोटम
आपको रखी आगे हमने सबसे और कुछ नहीं है पता और आगे यही लिखा हुआ है नॉन सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इसका आगे जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं नहीं हम लैम्ब्डो में पढ़े absence of fertilized cells of lack of Mullerian inhibiting factor develop both male and female अब Mullerian inhibiting factor ही नहीं होगा तो fertilized cells नहीं होंगे तो Mullerian inhibiting factor नहीं होगा वो फैक्टर नहीं होगा तो उसको फीमेल सबसे इनहिबिट नहीं होंगे तो मेल सबसे भी बनेंगे एसआई जीन की वजह से एसआरआई जीन की वजह से और फीमेल भी बनेंगे तो उन्होंने लिखा है कि develop both female internal genitalia and male external genitalia preconates कहते हैं 5 alpha reductase deficiency अगर होगी तो उससे क्या होगा inability to convert testosterone to dietestosterone तो जो मेल के जो dietestosterone एक्सटर्नल जेनेटिलिया बनाता है मेल इंटरनल जेनेटिलिया एंड फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया देखिए जो इंटरनल जेनेटिलिया ना मेल का वो तो हमारे पास ड्रग्स से बनना है मीजोलेट्रिक का वो तो बिल्कुल ठीक है लेकिन जब 5 alpha reductase नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रेटेड टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होगा डाइट एज हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाने के अब इंटरनल जेनिटल स्ट्रक्चर तो होंगे लेकिन एक्सटर्नल जेनिटल स्ट्रक्चर हैं जिसके अलावा लिखा हुआ है कि मेल इंटरनल जेनिटेलिया एंड एबिगोस एक्सटर्नल जेनिटेलिया अंटिल प्यूबर्टी जब प्यूबर्टी पे क्या होता है फिर टेस्टोस्टेरोन के लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं एकदम रैपिड जिसकी वजह से मेस्टुराइजेशन ठीक है थोड़ा देर ये देखिए चलेगा इसमें ना जितना मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि जो कुदरत ने जो सिस्टम बनाया है ना वो इस तरह है कि ये जो पैरामीजोनेफ्रिक है या मुलेरियन डक्ट है और वुल्फियन डक्ट है जो मीजोनेफ्रिक ये चीज़ें हमारी इंटरनल मशीनरी बना रही है मतलब जिस चीज़ ने डिसाइड करना है कि मैं मेल हूँगा या फीमेल हूँगा ये हमारी ये जो दो डक्ट्स है ये है और ये जो एक्सटर्नल हमारी वो है फीचर्स है तो वो फिर टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन डिसाइड कर रहा है हाँ हाँ तो दोनों डिसाइड करते हैं बिल्कुल तो ये मतलब अगर हम ये समझे कि लेट्स से अगर किसी का यूट्रस नहीं है ना तो ये रिलेटेड टू ये जो पैरामीजोनेफ्रिक ड्रग से रिलेटेड बात हो गई ये जी मतलब बिल्कुल इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है ठीक है या मुलेरियन ड्रग से रिलेटेड है इस तरह एजेनेसिस में उन्होंने कहा कि वो यूट्रस नहीं है और बाकी वो है ब्लाइंड विजाइना है और ये है तो मतलब ये चीज़ें जो है इस तरह हमें फिर सोचना चाहिए ना अच्छा फिर ये जो जी बिसाइड जो ईस्ट्रोजन है बिसाइड दी एक्सटर्नल फीमेल जेनेटिलिया ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है ठीक है तो जो चीज़ें दिख रही है उसमें ये वो करता है ओवरीज जो है उसमें वो ईस्ट्रोजन जो है वो उसमें हेल्प कर रहा है और जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी मेल के जो चीज़ें दिखने वाली है उसमें है लेकिन जो बिहाइंड द सीन पड़े हुए हैं जो मेन वो है मशीनरी है उसमें फिर वुल्फियन डक काम कर रहा है तो और प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर और साइज लेंथ ग्रोथ स्पर्ट एक्सेट्रा ये फिर टेस्टोस्टेरोन कर रहा है एंड वहाँ पर जो ये थोड़ी सी हट के बात है कि प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन ही करते हैं लेकिन फीमेल में टेस्टोस्टेरोन भी है सही है तो हाँ ओवरीज जो होती है ना वो हाँ एस्ट्रोजन भी रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन भी फीमेल में टेस्टोस्टेरोन होता है लेकिन बहुत कम होता है ठीक है अच्छा तो फिर ये ज़रा रीड करें इसको लिखा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ द सर्टुली सेल्स और लैक ऑफ द मुलेरियन इनिबिटी फैक्टर क्योंकि सर्टुली वही मुलेरियन इनिबिटी फैक्टर रिलीज करें डेवलप बोथ मेल एंड फीमेल इंटरनल जेनेटिलिया एंड मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया स्ट्रीक गोनेट सो मतलब ये हुआ कि एक बंदा था उसका सर्टुली सेल्स थे या काम नहीं कर रहे थे या वो एब्सेंट थे तो जो एक्सटर्नल मशीनरी है वो मेल वाली है लेकिन इंटरनली यहाँ पे गड़बड़ाइजेशन हो गई है और मिक्सचर बन गया है मेल और फीमेल का तो डेवलप बोथ एंड फीमेल सही है अब 5 अल्फा रिडक्टेज डिफिशिएंसी जो कि उसने बनाना था आगे जाके डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन सो दैट विल लीड टू इनएबिलिटी टू कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन मेल इंटरनल जेनेटिलिया एटिपिकल एक्सटर्नल जेनेटिलिया अब यहाँ पे आपका टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड बात आ गई जिसने एक्सटर्नल चीज़ें बनानी थी जो दिख रहा है वो तो अब अगर 5 हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की डिफिशिएंसी हो गई है टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट नहीं होगा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो मेरे ख्याल से एक्टिव फॉर्म है तो हमारे पास जो एक्सटर्नल मशीनरी है वो उसमें वो हो जाएगी मेल इंटरनल जेनेटिलिया लेकिन एटिपिकल एक्सटर्नल जेनेटिलिया अंटिल प्यूबर्टी व्हेन टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कॉजेज मस्कुलाइजेशन तो यहाँ पे फिर हमारे पास पता चल जाएगा यार ये तो मतलब ये मेल है ठीक है और इसमें
सही है, बस ये है, इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा, चलो हम इसको फिर पढ़ते है हैं। जो ले यूट्राइन हाँ। मुलेरियन डक्ट एनॉमलीज, और इसमें लिखा हम्म। हुआ है कि डिक्रीज फर्टिलिटी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, spontaneous हम्म। abortion, prematurity, fibroblastic growth, FGR, malpresentation, and contrast with the normal uterus. तो ये देखें, इसमें ए में दिया हुआ है बी सी डी, इसको जब पढ़ते हैं ना कि ये है क्या भला। तो सेप्टेट यूट्रस इज बेसिकली इनकम्प्लीट डिजॉर्प्शन ऑफ द सेप्टम and common anomaly treat with septoplasty. Bicornuate हम्म। nucleus is incomplete fusion of the Mullerian duct, and uterus didelphys, complete failure of the fusion, double uterus, cervix and vagina. तो इसमें ना अगर आप देखेंगे जो पहले वाला है, ये एक नॉर्मल यूट्रस का पिक्चर दिया हुआ है, फिर दूसरे में दिया हुआ है कि ये सेप्टेट है, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्या हो रहा होता है कि दो पैरामीजोनेफ्रिक ड्रग्स होती हैं हमारी हम्म दोनों साइड्स पे। तो पैरामीजोनेफ्रिक ड्रग्स जो होती है वो सेंटर में आके मिलती हैं। जब वो सेंटर में आके मिलती हैं तो पैरामीजोनेफ्रिक ड्रग्स दोनों साइड्स पे डिफरेंट गोनेट जो पड़े होंगे वो ओवरीज बनाएंगे, वो ओवरीज बनेंगी। और पैरामीजोनेफ्रिक ड्रग उसी से अब जो सेंटर में स्ट्रक्चर्स में इनके डक्ट्स आके मिलना शुरू होंगे। दोनों साइड से डक्ट्स आ रही हैं, देखिए दोनों साइड पे ओवरीज पड़ी हैं, ओवरी से डक्ट्स आ रही हैं, उनको फिलोपियन ट्यूब्स कहेंगे। सेंटर में आके ना वो डक्ट्स मिल जाती हैं आपस में, यानी कि बायलेटरल फ्यूजन ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स। तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स जब आके फ्यूज होंगी सेंटर में, तो वो फिलोपियन ट्यूब्स बनी होंगी साइड पे, जब सेंटर में आके फ्यूज होंगी तो उनसे यूट्रस बन जाएगा ये था। अब यूट्रस में ऑफ कोर्स अगर वो फिलोपियन ट्यूब के दरमियान दोनों फिलोपियन ट्यूब्स है ना, तो दरमियान में सेप्टा तो होगा। अगर वो हम्म सेप्टा जो है जिसने दो पोर्शन बनाए यूट्रस के, वो नॉर्मली क्या होता है वो डीजनरेट हो जाता है। लेकिन अगर वो जो फ्यूजन के बाद सेप्टा था वो डीजनरेट नहीं हुआ तो सेप्टेट यूट्रस होगा। अब यूट्रस तो है लेकिन दरमियान में उसकी सेपरेशन है, दो पोर्शन बन गए हैं, ठीक है। बाइकोर्नुएट क्या होता है? अब इसमें वही है हम्म इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट्स। सेप्टेट में देखें एक मिनट, सेप्टेट देखें कि फिलोपियन ट्यूब इनकम्प्लीट दोनों यानी साइड कि, से आ रही है। हाँ हाँ, इनकम्प्लीट सेप्टम की रिजॉर्प्शन हुई है, ये इन्होंने पहले मतलब जी अगर सेप्टम की रिजॉर्प्शन कंप्लीट होती, इनकम्प्लीट होगी हाँ, तो फिर ये प्रॉब्लम, लेकिन तो सेप्टम सेप्टेट। कम्प्लीटली आपके पास रिजॉल्व नहीं हुआ, तो इसकी वजह से ये आपके पास सेप्टम जो है तो वो सेप्टेट यूट्रस इसी को बोलते हैं कि सेपरेट सेपरेट है दोनों, इस जी जी। तरह हाँ, और सेप्टोप्लास्टी कर दो और ये हटा दो, ठीक कर दो इसको। बाइकॉर्नुएट में मुलेरियन डक्ट फ्यूज़ नहीं हुआ सही तरीके से। ठीक है। तो इस तरह ना अगर आप देखो ये पूरा का पूरा मुलेरियन डक्ट है और पूरा का पूरा एक किस्म का आपके पास दो वो आ रही है ना। अब सेप्टेट और बाइकॉर्नुएट में फर्क यही होता है कि सेप्टेट में ना यूट्रस ऊपर से सेपरेट होता है और नीचे से कॉमन है। देखिए नीचे भी डायग्राम देखिए, बी में उन्होंने इमेज दिखाई हुई है जो, उसमें देखिए ऊपर से यूट्रस सेपरेट है अलग अलग, लेकिन नीचे से फ्यूज्ड है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो हमारे पास बाइकॉर्नुएट होता है ना उसमें दो यूट्रस बने होते हैं। देखिए उधर अलग बना हुआ है, उधर अलग बना है, दोनों सेपरेट है, बिल्कुल सही अलग है। अलग है। यानी कि सेप्टा फ्यूज ही नहीं हुआ, जब सेप्टा मतलब डीजनरेट ही नहीं हुआ। ऊपर हुआ तो है रिजॉर्प्शन सेप्टम की, लेकिन आधी हुई है, नीचे से जुड़ा हुआ है ऊपर से अलग है, लेकिन ये पूरे के पूरे दो यूट्रस बने होंगे। और हम्म यूट्रस डायडेल्फस में हर चीज अलग है। देखें उसमें यूट्रस भी डबल है, सर्विक्स भी डबल है, वजाइना भी डबल है, सारा डबल डबल। तो इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ द मुलेरियन डक्ट विल लीड टू द बाइकॉर्नुएट, और हम्म। कंप्लीट फेलियर ऑफ द मुलेरियन डक्ट फ्यूजन विल लीड टू द डायडेल्फिस। हम्म। दोनों बिल्कुल सेपरेट है। तो दो डायडेल्फिट में दो यूट्रस है, दो सर्विक्स है, और समटाइम्स टू विजाइना, सही है। और अगर आप ठीक है। देखें बाइकॉर्नुएट में तो उसमें टू यूट्राइन ऑन है बस, बाकी चीज़ें ठीक है, मतलब सही। उसके नीचे। अच्छा, अच्छा फिर हमारे पास क्या है, मेल और फीमेल जेनिटल होमोलॉग्स। मेल एंड फीमेल जेनेटल होमोलॉग्स। अच्छा, इसमें ना हमारे पास आप अगर आ जाएं और
ये देखें कि नीचे लिखा क्या है। इसमें ना बेसिकली दरमियान में अनडिफरेंशिएटेड गोनेड्स दिखाए हुए हैं और अनडिफरेंशिएटेड गोनेड्स में एक साइड पे फीमेल स्ट्रक्चर बना के एक साइड पे मेल। जब अनडिफरेंशिएटेड गोनेड्स के ऊपर डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक्ट करेगा, देखिए नीचे लिखे हुए नाम उनके अनडिफरेंशिएटेड वालों के, जेनिटल ट्यूबरकल, यूरोजेनिटल साइनस, यूरोजेनिटल फोल्ड, ये सारे जो हैं वो अनडिफरेंशिएटेड हैं। अगर इन सब के ऊपर डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक्ट करेगा तो ये सब चीजें इधर वाले स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, अगर इन सब पे एस्ट्रोजन एक्ट करेगा तो उधर वाले स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। वो इन्होंने बताया है। जैसे ये देखिए अभी अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर सेंटर में दिखाया हुआ है, इन्होंने इसको जेनिटल ट्यूबरकल है ग्रीन कलर का, ठीक है। ये हमारे पास हो गया आगे जेनिटल ट्यूबरकल है, पीछे जेनिटल ग्रूव है। ग्रूव के दोनों तरफ हमारे पास क्या है, यूरोजेनिटल फोल्ड्स और उसके दोनों तरफ लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ज़रा पहले इसका ना ये देखें कि अगर आप 3 प्राइमेटिव स्ट्रक्चर है, 3 एम्ब्रियोलॉजिक स्ट्रक्चर्स हैं मेल एंड फीमेल में, जेनिटल ट्यूबरकल है, यूरोजेनिटल फोल्ड्स है एंड लेबियो स्क्रूटल स्वेलिंग है, सही है। अब ये जो डायग्राम्स के नीचे ये बातें लिखी हुई है ना, इसको ज़रा पहले समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जेनिटल ये चार ट्यूबरकल, स्ट्रक्चर्स हैं। हाँ, ये जो डायग्राम के नीचे वाली बातें हैं। हाँ, जेनिटल ट्यूबरकल है, यूरोजेनिटल साइनस है, यूरोजेनिटल फोल्ड और लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग, चार स्ट्रक्चर हैं टोटल। अब इसमें आप देखें, अगर आपके पास डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन मौजूद है तो मेल बनेगा, अगर नहीं है तो फीमेल बनेगा। और जेनिटल ट्यूबरकल बना क्या रहा है, ग्लैंस पीनिस बना रहा है और कार्पोरा कैवर्नोजम, कार्पोरा स्पेंजियोजम, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास जेनिटल ट्यूबरकल बना रहा है, ठीक है। क्यों कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ठीक है। मौजूद है तो ये बनेगा। अब अगर ये मौजूद नहीं है और बात चली गई ईस्ट्रोजन की तरफ, तो वो ग्लैंस काइटोरिस और वेस्टिबुलर बल्ब्स और ये चीज़ें बनेंगी। अब दूसरी तरफ अगर आप यूरोजेनिटल फोल्ड्स की तरफ देखें तो ये फ्यूज टुगेदर होते हैं और ये फॉर्म करते हैं पिनाइल यूरिथ्रा, ठीक है। उसके बाद वेंट्रल शैफ्ट ऑफ पीनस ये बनाते हैं, तो ये इसका काम हो गया। और अगर लेट्स से ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं है तो आपके पास ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ऑफ बार्थुलिन एंड यूरिथ्रल एंड पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स ऑफ स्किन ये बनेंगे। फिर आप लेबियोस्क्रूटल स्क्वेलिंग की तरफ बात करें तो ये भी फ्यूज होके और स्क्रूटम बनाते हैं। और फीमेल में जो डेवलपमेंट है वो इसकी डिफ़ॉल्ट है, कोई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं है डायर, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिक बनेगा, सही है। हेलो, हेलो, है ना आपका जो शुरू में हमने कहा था कि ये कहाँ से बन रहा है प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट बेसिकली यूरोजेनिटल साइनस से बनता है। और जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स है, कूपर ग्लैंड बोलते हैं, वो भी इससे बन रहे हैं। फीमेल में जो बार्थुलिन ग्लैंड है, ठीक है, वो इससे बन सकते हैं, और स्किन ग्लैंड। तो ये चीज़ें हैं और इसका हमें पता होना चाहिए। ये जो डायग्राम है इसमें यही चीज़ है और कुछ नहीं। कुछ ऐड करना है तो आप बता दें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है कंजेनिटल पिनाइल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, और कंजेनिटल पिनाइल एबनॉर्मल, आवाज़ आ रही है ना? हाँ, तो कंजेनिटल पिनाइल एबनॉर्मेलिटीज़ में हमारे पास पहले वाला दिया हुआ है हाइपोस्पीडिया। हाइपोस्पीडिया में ये है कि आपके पास abnormal opening of the penile urethra on the ventral under surface of the under surface due to failure of the urethral folds to fuse। अब अगर यूरिथ्रल फोल्ड्स नहीं बन रहे, ठीक है, फ्यूज़ नहीं हो रहे प्रॉपरली, तो डॉर्सम एंड वेंट्रम, तो जो वेंट्रल एरिया है वेंट्रल सरफेस पे हाइपोस्पीडियस हो जाएगा। ओपनिंग इंस्टेड ऑफ ये कि हमारा ओपनिंग जिस तरह नॉर्मल है वहाँ पे नहीं है, बल्कि वेंट्रल उस पे है, ठीक है, सरफेस पे है।
Hypospadias is more common than epispadias and associated with the inguinal hernia. जी, आवाज़ आ रही है? आवाज बहुत कटती है डॉक्टर साहब, नेट आपका ठीक है? हाँ, मेरा नेट तो सही है, मैं दोबारा भी देख लेता हूँ। मेरा बस वो देख ले, मेरा क्योंकि मैं 2 बार चेक कर चुकी हूँ, मेरा भी ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो चलो। ज़रा देखते हैं कि ये क्या मसला क्या है नेट के साथ। आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है? Hypospadias में is basically more common than epispadias and associated with the inguinal hernia, cryptorchidism, undescended testes की बात करें, chordae, downward or upward bending of the penis, can be seen in 5-alpha reductase deficiency. Okay, so basically हाइपोस्पीडियस में एक तो आपके पास जो ओपनिंग है यूरिथ्रल फोर्ड्स है वो फेलियर टू फ्यूज़, सेकंड थिंग वेंट्रल पे होगा, थर्ड थिंग क्रिप्टोट्राइटिज्म एंड इंग्वाइनल हर्निया वगैरह के साथ और कॉर्डी के साथ एसोसिएटेड है। फिर एपिस्पीडियस पे अगर बात करें तो एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द पिनाइल यूरिथ्रा ऑन डॉर्सम, सही है, टॉप सरफेस ड्यू टू फॉल्टी पोजीशनिंग ऑफ द जेनिटल ट्यूबरकल। तो इसमें हमारे पास जेनेटल ट्यूबरकल है, उसकी पोजीशन नॉर्मल नहीं है, ठीक है। वहाँ पे वेंट्रम पे था और वेंट्रम से रिलेटेड बात थी फ्यूजन की कि यूरिथ्रल फोल्ड फ्यूज़ नहीं हो रहे थे, और यहाँ पे चूँकि टॉप पर है तो टॉप कॉज यूरोजेनेटल साइनस, वो उसका मसला है। जो जेनेटल ट्यूबरकल सही से नहीं है, फॉल्टी पोजीशन है उसकी। एक्सट्रफी ऑफ द ब्लैडर इज एसोसिएटेड विद द एपिस्पीडियस। अच्छा, ये जी, ये जो एसोसिएशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाइपोस्पीडिया में, कि इससे रिलेटेड कुछ दे सकते हैं कि मतलब ये दिए हों और हमसे पूछे ना क्वेश्चन में ना। और इपी में ना यूरिथ्रल ओपनिंग ऑन डॉर्सल सरफेस है, तो इसमें ब्लैडर एक्सट्रोफी जो है ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैडर जो प्रोट्रूड करेगा थ्रू द एब्डोमिनल वॉल, तो ये ब्लैडर ठीक है। एक्सट्रोफी है। हाँ, और इससे एपिस्पीडिया और इसमें हाइपोस्पीडिया में 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कॉमन है। 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी में हाइपोस्पीडिया, क्योंकि 5 अल्फा रिडक्टेज ने हमने डायड्रोटेस्टोस्टेरोन बनाना है। डायड्रोटेस्टोस्टेरोन जब सही से नहीं बनेगा, टेस्टोस्टेरोन ऑर्गन सही नहीं बनेंगे, इसलिए सही 5 है। अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी में हाइपोस्पीडिया का रिस्क होता है। अच्छा, ये हाइपो जो है ना वो डाउन है, नीचे की तरफ है, ईपी जो है वो ऊपर की तरफ है। तो फिर डिसेंड ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरीज की अगर आप बात करें ना, कि जिस तरह ये गबर्निकुलम शबर्निकुलम और ये चीज़ें, इस पर ज़रा बात करते हैं कि कहते हैं ये गबर्निकुलम इज अ बैंड ऑफ फिब्रस टिश्यू एंकर्स टेस्टिस विद द स्क्रूटम एंड ओवेरियन लिगामेंट प्लस राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। तो मतलब ये हुआ कि हमारे जो मतलब टेस्टिकुलर फिक्सेशन करता है विद द स्क्रूटम, एंकर करता है कैबर्निकुलम टेस्टिस को उसके साथ स्क्रूटम के साथ, एंड इन फीमेल राउंड एंड ओवेरियन लिगामेंट को वो कर रहा है, जो कि सपोर्ट करता है यूट्रस को, इसको बना रहा है, ठीक है। प्रोसेसिव विजिनालिसिस इवेजिनेशन ऑफ द पेरिटोनियम and form tunica vaginalis, persistence processive vaginalis will lead to hydrocele और फीमेल में obliterated। तो मतलब ओवरऑल इसमें ना अगर आप देखें एक फिब्रस कॉर्ड है, वो गाइड कर रहा है गोनेडल डिसेंट्स को। गबर्निकुलम इज़ बेसिकली ये क्या करता है, हमारे जो बच्चे मतलब फीटल लाइफ में जो उसके बाद जो ग्रोथ होती है, तो ये जो टेस्टिस है ना, इसको गाइड करता है टूवर्ड्स द स्क्रूटम। तो टेस्टिस डिसेंड होते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से स्क्रूटम की तरफ, और गवर्निकुलम जो है वो क्या हो जाता है, स्क्रूटल लिगामेंट्स बन जाते हैं।
एंकर करते हैं टेस्टो स्क्रूटम अच्छा, में, ठीक तो है। ये देखिए हमने डायग्राम में पढ़ी थी ना, जब हम फीमेल और जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी पढ़े थे, उसमें ग्यूबरनैकुलम इन्होंने हाईलाइट किया हुआ था। अब उसमें देखिए उन्होंने यही दिखाया हुआ है कि जो ये पूरा फाइब्रस बैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्यूबरनैकुलम की तरफ अगर आप देखिए ना, तो उन्होंने वो दिखाया हुआ है कि ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि गोनेड से लेके नीचे साइनस तक जो कनेक्शन है, दैट इज ग्यूबरनैकुलम। ये ये कौन सा डायग्राम था, पूरा वो जो देखें, जेनेटिक एम्ब्रियोलॉजी में था? जेनेटिक एम्ब्रियोलॉजी में देखिए गुबरनैकुलम उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, ऊपर से लेके साइनस तक आ रहा है, नीचे यूरोजेनिटल साइनस तक। अब देखिए ऊपर गोनेड्स पड़े हैं ना, बेशक वो हम्म मूव करके नीचे आएंगे, जो भी डिसेंट वगैरह में हेल्प करेगा। तो इस गुबरनैकुलम ऊपर से लेके नीचे तक देखिए इन डिफरेंट गोनेड्स जो हैं, यानी कि टेस्टिस या टेस्ट वो ओवरी जो भी बनेगा, उसको नीचे साइनस यानी कि स्क्रोटम, साइनस से क्या बनना है, स्क्रोटम बनना है, या फिर हम्म क्या बनना है हमारे पास, यूट्रस वगैरह जो आगे पूरा स्ट्रक्चर्स बने। अब वही के गुबरनैकुलम जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक कनेक्शन कराएगा। ओवेरियन लिगामेंट ने क्या करना होता है, यही करना होता है ना ओवेरियन लिगामेंट ने, राउंड लिगामेंट में, कि यूट्रस को ओवरी से सब कनेक्ट कराना होता हाँ है। और इसमें क्या कर रहे हैं, टेस्टिस को नीचे स्क्रॉटम से कनेक्ट करा रहे हैं। तो यही जो है ना काइंड ऑफ फिब्रस बैंड होगा, जो इसको अटैच करके रखेगा और डिसेंट में हेल्प करेगा। तो वर्नाकुलम सही। तो हमारे बैंड ऑफ पास फाइब्रस टिश्यू। गबर्निकुलम जो है ना मेल में, फिर और वो बना देते हैं। और ये जो दो आपने लिगामेंट्स के नाम लिए, वेरिएंट राउंड लिगामेंट, वो बना फीमेल में। तो गबर्निकुलम इज गाइडिंग द गोनेट, सही है। ठीक है, क्यों नहीं, अच्छा, फिर प्रोसेस विजुअलाइज ये है कि आउटपॉचिंग थोड़ा बैक पेरिटोनियम और का, तो पेटेंट वो होगा तो हमारे टेस्टिस पास हो जाएगा। को फॉलो करता है इनटू द स्क्रूटम, ठीक है। वो जस्ट वो जा रहा है उसके साथ। और मेल रेमेंट में ट्यूनिका विजिनैलिस, और जो कि कवरिंग है टेस्टिस का। अगर प्रोसेस विजिनैलिस मतलब ओपन रहा तो आपके पास क्या बनता है, पीपीवी बनता है, और वो हाइड्रोसील वगैरह की तरफ बात जाता है इनडायरेक्ट हाइड्रोसिल वायल हाँ, हार्निया में। ट्विनिंग रह गया, ट्विनिंग पढ़ लेते हैं जल्दी से, दैट इज वेरी इजी। हाँ सही है। है। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास, ट्विनिंग। एक मिनट ज़रा मैं देखूँ। फिर एनाटॉमी आ गई है। सही है। ट्विनिंग पर कहते हैं कि डाइजाइगोटिक ट्विन्स जो है ना, वो 2/3 ऑफ द ट्विन्स होते हैं। और इसका मैकेनिज़्म जो है वो क्या है कि इस टर्म्स को पहले जानना ज़रूरी है कि 2 एग्स है और 2 स्पर्म है, और हमेशा से मतलब 2 जाइगोट बन गए। डाइजाइगोटिक मीन 2 जाइगोट बने हुए हैं, 2 स्पर्म 2 एग की वजह से, और नॉर्मल सिबलिंग है बिल्कुल। ठीक है। एनाटॉमी इसकी ये है कि हम्म, डाइकोरियन है और डाई एमनियन है, बिल्कुल अलग अलग से सब कुछ मामला चल सेपरेट रहा है। हाँ, सेपरेट। सेपरेट सेपरेट। जी। और कोरियन दो का मतलब है कि प्लेसेंटा दो है, ठीक है। कोरियन जी, मीन टू, कोरियन मीन 2 प्लेसेंटाज है, उसको अलग अलग खुराक मिल रहा है। और दो ही और एमनियोटिक 2 कैविटीज भी अलग एमनियोनिक अलग है, कैविटीज़ है, डायमनियोटिक डाइकोरियन। डाइम्योनिक डाइकोरियोनिक। इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आगे। हमेशा ये सेपरेट प्लेसेंटाज होते हैं इसमें। और हम्म, मतलब ये है कि सेपरेट सेक्स होते हैं इनमें, इनके सेक्सेस डिफरेंट हो सकते हैं। और ये एडवांस मैटरनल एज के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, और असिस्टेड ठीक है। रिप्रोडक्शन के साथ भी ये हो सकता है। और इसमें फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है कि मैटरनल साइड की कोई इस तरह है कि 2 2 बच्चे हुए हैं, 2 2 भाई बहन वगैरह हैं। फिर ये है कि डाइजाइगोटिक में मतलब सब 2 2 है ना। मोनोजाइगोटिक की अगर आप बात करें तो 1/3 ऑफ द ट्विन्स होते हैं, और मैकेनिज्म इसका ये है कि 1 एग एंड 1 स्पर्म है। अब तो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज में आगे इसकी ट्विनिंग होगी। जिस स्टेज पे डिवाइड होंगे ना, यानी कि डबल होंगे, उस हिसाब से नाम होगा। हाँ इसके अब आगे बढ़े, इसको एक स्पर्म दो साल स्टेज पे आ गया। अगर इस स्टेज पे यानी कि 0 to 4 days की होगी स्प्लिटिंग इसकी, यानी कि मजीद ये दो में डिवाइड हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगी, तो मरूला दो बनेंगे, दो ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे, डायकोरियोनिक डायमनियोटिक, क्योंकि अब दोनों सेम तरह के सेपरेट हो गए। ठीक है, इसका रिस्क होता है 25%। इसमें जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं ना, उसमें ज्यादा चांस होते हैं मोनोकोरियोनिक, यानी कि एक प्लेसेंटा, और डाई एमनियोटिक, दो एमनियोटिक के होंगे। तो प्लेसेंटा इसमें एक होगी, वो 75% रिस्क होता है। वो कैसे होता है कि वो होता है 4 to 8 days में, जब मोरूला जो होता है स्प्लिट हो जाता है। मोरूला स्प्लिट होगा तो देखिए, जब मोरूला स्प्लिट होता है ना, तो एक ही उसके अंदर हमारे पास प्लेसेंटा एक ही बनता है इसमें, ठीक है, लेकिन एमनियोटिक कैविटीज दो बनेंगी। अभी मैंने दिखाया है कि दो एमनियोटिक कैविटीज, वो वन प्लेसेंटा। ठीक है।
हाँ अब ये प्लेसेंटा का बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि उनके बाद ट्यूब, प्लेसेंटा बेसिकली ये है जो एडहेरेंस होती है, दैट इज प्लेसेंटा। अच्छा, ये जो आपने बात की ना तो स्प्लिटिंग की है डेज प्लेसेंटा से रिलेटेड, स्प्लिटिंग डेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़रा आप डायग्राम को तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये नाम ज़रा आप समझें। 0 to 4 डेज़ में 2 कोरियन 2 एमनियन है, डाई डाई है, ये वाले बनेंगे इस टाइम में, जी, सेपरेट कोरियन। 4 to 8 डेज़ में एक प्लेसेंटा है और और 2 को वाला फीड सेपरेट कर हो रहा रहा है, होगा। ठीक है। तो मतलब जी, 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 मोनो बिल्कुल। कोरियन, मोनो प्लेसेंटा एंड डाई एमनियन दाया 2 बच्चों को वो खिला रहा है। स्प्लिटिंग टू द 8 to 12 days विल लीड टू शेयर्ड कोरियन एंड एमनियन, मतलब मोनो कोरियन मोनो एमनियन ट्विन है। और आफ्टर ठीक है। 13 डेज जो है ये शेयर्ड कोरियन है, एमनियन है एंड बॉडी है, मोनो मोनो कंजाइंट, ये ख़तरनाक है। तो ये जो तीसरा वाला है ना ये डेंजरस है। अब हुँ, जो मोनो कोरियन मोनो एमनियन है, इसमें कॉर्ड इंटेंजलमेंट का चांस ज़्यादा होता है और फीटल जी, डैमेज हो जाता है। तो जी, क्योंकि ये डिवाइड थोड़े से लेट हो जाते हैं ना, हुँ, और कंजॉइंट जो है वो इनकम्प्लीट स्प्लिटिंग है, कम्प्लीट बॉडी उनकी एक साथ मिली हुई है, और ये अनलकी लोग हैं, बिल्कुल कंजॉइन होते हैं दोनों। जी, तो सही बात है। हुँ, हाँ, इसमें बस यही बातें और तो कुछ नहीं है, और डायग्राम में यही चीज़ें हैं बस। सबसे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ना हमारे पास क्या आता है, ये जो 2/3 लिखा हुआ है। मोनोकोरियन, हाँ हाँ, डायज़ोगोटिक कॉमन है, ठीक है, लेकिन उसमें अगर मोनो होंगे तो मोनो में हमारे पास मोनोकोरियोनिक और डायम्योटिक होंगे। ये 4 to 8 डेज़ वाले दरमियान वाले, हम्म मोनोकोरियोनिक, मोनोअम्नियोटिक, ठीक है। अब यहाँ पे ट्विन ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम दिया मैंने। इसमें होता है मोनोकोरियोनिक में, क्योंकि एक ही कोरियन है ना, तो किसी एक बच्चे को ज़्यादा सप्लाई मिल जाएगी और एक बच्चे की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। एक बच्चा होगा बड़ा, एक बच्चा होगा छोटा। occurs in monochorionic twin gestation, unbalanced vascular connections between twins in shared placenta. Net blood flow from one twin to the other. तो एक बच्चे में ब्लड सप्लाई कम होती है और दूसरे में ज़्यादा होती है। डोनर ट्विन क्या होता है? हाइपोवोलेमिक होगा, उसके ब्लड कम होगा, ओलिगोहाइड्रोनियस होगा, स्टक ट्विन अपीयरेंस। सही और है। रेसिपिएंट ट्विन जो होता है हाइपरवोलेमिक होगा और पॉलीहाइड्रोनियस होगा। जो नॉर्मली इसमें क्या होता है कि जो हाइपरवोलेमिक होता है उसकी डेथ हो जाती है, जो हाइपरवोलेमिक होता है वो सर्वाइव कर जाता है इसमें, जिसके बाद न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं। ट्विन ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम, हाँ तो मोनोकोरियोनिक में, ठीक है, वो ये 8 to 12 डेज वाला। सही है। और इसमें जो बस यही है आई थिंक इससे। और अच्छा, ये आगे जो वो मोनोकोरियोनिक्स, ये जो आखिर में इन्होंने दिया हुआ है ना, हाँ, मोनोकोरियोनिक क्या? हाँ ये जो लिखा हुआ है कि ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन में ना, तो डोनर ट्विन बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि ये, यानी कि जिससे जा रहा है ब्लड, तो ये वाला बच्चा हाइपोवोलेमिक होगा और इसमें ओलिगोहाइड्रोमिनोज और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगी इस वाले बच्चे में ना, जी, जी, और ऐसे ही। स्टक ट्विन अपीयरेंस है। जो रिसिपियन वाला है जिसको मिल रहा है वो तो हाइपोवोलेमिक है, पॉलीहाइड्रोमिनोज है, हाई आउटपुट फेलियर में चला जाएगा और हाइड्रोफिटोरिस वगैरह इसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये एक में ब्लड कम हो रहा है, ओलिगो हो रहा है, दूसरा ज़्यादा हो रहा है हाइपोवोलेमिक, हाई आउटपुट फेलियर, एक चीज़ें बढ़ जाती हैं। अच्छा, तो आई थिंक ये हमारे यहाँ पर मेमोरी ख़त्म हो गई है, और यहाँ पे मैं आगे ना जो राइट एनाटॉमी में गोनेडल ड्रेनेज और वीनस ड्रेनेज में ये है कि लेफ्ट ओवरीज है, एंड देन टेस्टिस, लेफ्ट गोनेडल वेन drain into the left renal vein, which will then will drain into the IVC. और right ovary, ठीक है। right testis से directly right gonadal vein drain into IVC. Because the left testicular vein enters into the left renal vein at 90-degree, flow is less laminar on left than on right. Left venous pressure is more than the right venous pressure. Varicocele more common in left. तो क्या है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इस बात का?
अगर 90 डिग्री के एंगल पे है तो लेमिनार फ्लो होगा, लेफ्ट वेनस प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट वेनस प्रेशर, वेरिकोसिल मोर कॉमन ऑन लेफ्ट। तो हाँ। बेसिकली इसमें क्या है कि हमारे पास जो राइट वेन होती है ना वो डायरेक्ट आईवीसी में ड्रेन हो रही होती है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास सॉरी राइट वाली, हाँ लेफ्ट वाली जो होती है वो पहले एंटर होती है लेफ्ट रीनल वेन में, उसके बाद फिर वो ड्रेन होती है। अब उन्होंने वही बताया है कि राइट जो लेफ्ट वाली है लेफ्ट गोनेडल वेन में जाएगी, ठीक है, और लेफ्ट रीनल वेन में, ठीक है, तो लेकिन जो वो है हमारे पास राइट वाली है वो राइट गोनेडल वेन में और फिर आईवीसी में चली जाती है रीनल वेन के थ्रू ही। जो रीनल वेन के थ्रू जा रही है लेफ्ट वाली उसका लेमिनार फ्लो होगा 90 के एंगल पे जा रही है, 90 के एंगल पे जाएगी, लेमिनार फ्लो होगा, लेमिनार फ्लो की वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो बैक फ्लो की वजह से ना ये जो पेपिनिफॉर्म प्लेक्सस होता है जो पीछे टेस्टिस के ऊपर पड़ा होता है, ये जो होता हम्म। है ये डायलेट हो जाता है पेपिनिफॉर्म प्लेक्सस, ठीक है, अगर कोई वॉल डैमेज हो जाए कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए, वेरिकोसील मोर कॉमन है इसलिए लेफ्ट साइड, लेमिनार फ्लो की वजह से इंक्रीज प्रेशर की वजह से, तो इसलिए वेरिकोसिल मोर कॉमन ऑन लेफ्ट साइड। और लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में बताया फिर कि ओवरीज इंटेस्टाइन्स फंडस ऑफ द यूट्रस, ये सारे जो है पैरायोटिक लिम्फ नोड्स में ड्रेन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यूवर्ड में भी आया हुआ था। अच्छा, इसमें ना तो मैं आपको ओवरीज, ज़रा एक वो तरीका बताता हूँ, ठीक है। तरीका ये है कि इसमें पहले पहले वीनस ड्रेन में ज़रूरी बात है, रीनल सेल कार्सिनोमा के लेफ्ट साइड पर है तो वो आपने एक्सक्लूड करना है। जब भी लेफ्ट साइड पे कोई वेरिकोसिल शेरिकोसिल होता है ना तो फिर आप इसको एक्सक्लूड करते हो, ठीक है। किस चीज को, और रीनल सेल कार्सिनोमा को क्यों? फिर अगर, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे लेट से अगर कोई ट्यूमर है तो वो इंगॉर्मेंट हो जाती है वेन की, बैकवर्ड फ्लो की वजह से वेरिकोसील आ सकता है, तो वेरिकोसील में आप इसको भी एक्सक्लूड करते हो। यही तो इम्पोर्टेंस है इस वाली बात की जो आपने पूरी पढ़ी 90 डिग्री एंगल की। अच्छा, सही। फिर अगर हम बात करें हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज पे ये जो दो दो चीज़ें हैं ना, मतलब पेयर में जो है उसकी ड्रेनेज पेरायोटिक लिम्फ नोड में होती है, तो हम बोलते हैं ना फन ऑफ पेयर, सही है। फन ऑफ पेयर में हम बोलते हैं कि आपके पास जो ओवरीज दो है, फेलोपियन ट्यूब दो है, ओवरीज दो है, टेस्टिस दो है, ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें और फन ऑफ टू, तो मतलब दो दो है और फन फंडस, तो ये आ गई आपके पास पेरायोटिक लिम्फ नोड में। सही। और फिर जब एक्सटर्नल इलिक की आप बात करते हो ना तो फिर आप बोलोगे कि सुपर बैड एक्स ना, तो योर सुपर बैड एक्स का हाँ, ये मतलब हुआ कि यूट्रस हो गया और सुपीरियर ब्लैडर हो गया, ये आपके ठीक है। पास योर सुपर बैड एक्स, ऐसा बोलते हैं ना एक्स मेरा एक्स या मेरा ये, तो वो योर सुपर बैड एक्स के यूट्रस प्लस सुपीरियर ब्लैडर, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर एक्सटर्नल इलिक में ड्रेन हो रहे हैं। और फिर इंटरनल, मैं आपको इसका इमेज भेजता हूँ एक मिनट, या अगर आपने किसी और तरीके से तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने तो उसको इस तरह ही याद किया था कि ऊपर से नीचे तक जैसे ड्रेन तो जो जिस स्ट्रक्चर के पास जो एरिया आ रहा है, अब मुझे पता था कि ओवरीज और टेस्टिस और के पास जो पैरायोटिक नोड्स होते हैं, फंडस के पास जो क्योंकि फंडस सेंटर में होता है, इसलिए हम्म। पैरायोटिक नोड्स होंगे वहाँ पे। फिर मैंने याद किया था कि बॉडी ऑफ यूट्रस, सर्विक्स एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ ब्लैडर, ये एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी के पास पड़े होते हैं स्ट्रक्चर्स, मैंने स्ट्रक्चर्स के हिसाब से याद किया, इसलिए एक्सटर्नल आइलिक नोड्स होंगे। प्रोस्टेट, सर्विक्स, कॉर्पोरा, केवर्नोजन, प्रॉक्सिमल वजाइना, ये जो होते हैं अंदर वाली साइड पे स्ट्रक्चर्स, इसलिए इंटरनल आइलिक नोड्स होंगे इसके। मैंने इस तरीके से याद किया था, तो चलिए आप मुझे भेज दी, मैं आप वाले तरीका भी देख लेती हूँ इसके बाद। हाँ भाई, इसमें ये है ना डिस्टल कि जो वजाइना। इंटरनल आइलिक होते हैं इसमें सारे सीज और पीस वाले होते हैं, सर्विक्स, कॉर्पस कैवर्नोजा, प्रोस्टेट, प्रॉक्सिमल पेक्टिनेट लाइन, सही है, और प्रॉक्सिमल वेजाइना, ये सारे पीस पीस वाले हैं ना इसमें, सो सीज एंड पीस, सही है, सर्विक्स, कॉर्पस, प्रोस्टेट, प्रॉक्सिमल वेजाइना, प्रॉक्सिमल टू द पेक्टिनेट लाइन, ये चीज़ें आ गई। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में वो चीज़ें ड्रेन होती है जो कि स्किन होता है बिलो द एम्बलाइकस एक्सेप्ट द पॉप्लिटियल, सही है। ठीक है। तो ठीक और है मुझे। इसमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनल किनारे यूरिथ्रा होगा, ऐसे ही है। और बाकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना, ये बार बार वाली चीज़ें, जो स्क्रूटम, वॉल्वा और डिस्टल विजाइना, एनएस, यूरिथ्रा, ये चीज़ें ना सारी यहाँ पे ड्रेन हो रही है सुपरफिशियल इंक्वाइनल में। और डीप इंक्वाइनल में हमारे पास है ये जो हम बोलते हैं ना कि ग्लैंड क्लाइम्स डीप, ग्लैंड क्लाइम्स डीप का ये मतलब है
तो जो क्लाइटोरस होते हैं और ग्लैंस पीनस होता है ना, ये डीप इंक्वाइल में जाते हैं। ठीक है। तो डीप इंक्वाइल में, ठीक है। हाँ। अब ये हमारी, इसको ना आपने लाजमी कोई चीज़ बना के नेमोनिक बना के करना है, क्योंकि ये जो इस पे ना 3 क्वेश्चंस आए थे मेरे ख्याल ये से, वर्ड में। यू वर्ड में नहीं, यू वर्ड में नहीं, रियल एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चंस आए थे, इससे पता है लिम्फेटिक से। अच्छा। हाँ ये ना, ये तो यहाँ पे ये दिए हुए एक और पेज है, फर्स्ट एड में है, पता नहीं कि कहाँ पर है, लेकिन उसमें ना ये लिम्फेटिक ड्रेनेज दिया हुआ है, और उसी पेज में वो कहते हैं उसी से ये 3 क्वेश्चन आए थे। पता नहीं वो मैंने लिम्फेटिक वो कहाँ पे पढ़े थे, उसमें पढ़े थे, क्या बोलते हैं, इम्यूनो में पढ़े थे या मस्क्यूलो में पढ़े थे। अच्छा, तो ये हो गई आपकी ये वाली बातें। और लेटरल वॉल यानी कि हमारी जो एब्डोमिनल वॉल होती है उसके साथ कनेक्टेड, लेटरल है ना, मतलब लेटरल एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्टेड करके रखी होती है ताकि ओबलीक अपनी दबा दे। इसलिए इनको सस्पेंड करके रख रहे हैं ना, मतलब यानी कि सस्पेंशन तरह होती है काइंड ऑफ, इसलिए इसका नाम सस्पेंसिव लिगामेंट है, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। इनफंडिबल का मतलब ये है कि जो इनफंडिबल मतलब जो ओवरीज की जो लोकेशन है उसके हिसाब से, और पेल्विक ये क्योंकि पेल्विक वॉल होगी, पेल्विक एरिया में होती है ना हम्म ओवरीज, तो पेल्विक वॉल इसलिए इनफंडिबुलो पेल्विक है। अब इसमें इन्होंने दिखाई ये डायग्राम देखी थी ना, इधर जो ये दूसरी साइड से दिखाई है डायग्राम जो उनका दिखाई। हम्म अब इसमें इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट देखी, इनफंडिबुलो देखी ओवरीज के साथ ना एक साइड पे लिगामेंट दिखाया था, इधर एक साइड पे ओवरीज के पास अटैच होगा इनफंडिबुलो मेरे वाला एरिया ना, ये पास टिम्बरे के पास वाला एरिया इनफंडिबुलम होता है ना, हम देखें जो सात वाली डायग्राम आप देखें, पहले इनफंडिबुलम होता है, टिम्बरे होते हैं टिम्बरे के पास, टिम्बरे के पास बाद और इनफंडिबुलम होता है, उसके बाद एल्वियोला और फिर इसके बाद ये 4 पार्ट्स होते हैं ना हम्म फेलोपियन ट्यूब के। तो फेलोपियन ट्यूब की जो स्टार्ट होगी वो इनफंडिबुलम से स्टार्ट होगी। अब ओवरी के बिल्कुल साथ फेलोपियन ट्यूब पड़ी है, मतलब वो इनफंडिबुलम वाला एरिया, इनफंडिबुलम से लेके पेल्विक वॉल, तो इसलिए इसका नाम इनफंडिबुलो पेल्विक है, यानी कि ओवरी को लेटर वॉल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। सही है। एक मैं फादर की कॉल है, एक मिनट होल्ड